आज फिर शुरू करेंगे। चालू करें, हो गया हमारे। पायल, कवर पेज का जो है उस पे नीचे नीचे एपिसोड 1 लिखा हुआ आ रहा है, एडिट नहीं किया है क्या? आप सभी को नमस्ते, स्वागत है आप सभी का महावारी भारत दर्शन के एपिसोड नंबर 6 में। साथियों, आज का दिन बहुत ही ज्यादा खास है, बहुत सारे कारणों से खास है। उनमें से एक कारण तो ये है कि हमने बहुत सारी संस्थाओं के साथ, बहुत सारे जमीनी आवाजों के साथ अपना पहले सीजन को पूरा किया है। आज का हमारा जो एपिसोड होने वाला है ये हमारे पिछले 5 एपिसोड और आज के एपिसोड को मिलाकर के एक समेकन वेबिनार है। साथियों, आपको बताने में हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमने इतनी सारी स्टेट्स और इतने सारे लगभग 45 से भी अधिक स्पीकर्स के साथ हमने इस पूरे सफर को पूरा किया है। और आज के भी हमारे कई साथी हैं जो जुड़ करके हमें खूब सारी बातें बताएंगे। तो आज का वेबिनार बहुत खास है। आज हम लोग पाएंगे कि हमने महावारी से जुड़े हुए बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारे फन फैक्ट्स के बारे में समझेंगे। हम महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे, हम कर्नाटका की तरफ जाएंगे और इस पूरी बात जर्नी को समेकित करते हुए हम आज का दिन बिताएंगे। तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे और आप हमारी तरह ही उतने ही एक्साइटेड होंगे जितने एक्साइटेड हम हैं, ताकि आप और सारे लोगों को सुन सकें और महावारी जैसे मुद्दे पर और जानकारियां इकट्ठा कर सके। तो आज के वेबिनार की शुरुआत करते हैं साथियों। और शुरुआत करें इसके लिए हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर कैलाश बृजवासी जी को, जो आएंगे और हमें आज के एपिसोड की रूपरेखा और आज के अभी तक के महावारी दर्शन की जर्नी के बारे में बातें करेंगे। तो कैलाश जी, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जतन संस्थान के और कई दशकों से आपका जेंडर पे, जीवन कौशल पे और महावारी प्रबंधन जैसे मुद्दों पर काम है। आप युवाओं के मुद्दों के साथ खासा रुचि रखते हैं और जतन संस्थान के सभी साथियों को एक सूत्र में बांधने वाले सूत्रधार हैं। तो कैलाश जी, हम आपको इनवाइट करते हैं, आप आएं और आज के सत्र की फॉर्मली शुरुआत करें। धन्यवाद पायल। बहुत सारी जिम्मेदारियां आपने मुझे दे दी हैं, लेकिन मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि इसमें से 50% जिम्मेदारी तो आप लोग पूरी कर रहे हैं। मैं केवल सबका स्वागत कर सकता हूं, सबका अभिनंदन कर सकता हूं और सबको ये बात याद दिला सकता हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपना जो समय दिया है और एक साझी समझ विकसित की है, उसके लिए जतन संस्थान और पूरी टीम आपकी आभारी है। और जैसा कि पायल ने बताया कि आज का ये सेशन साथियों बहुत विशेष है। इसलिए विशेष है क्योंकि एक तो देखिए, सबसे पहले चरण का समापन हो रहा है इसमें, और पहला चरण बहुत महत्वपूर्ण रहा है हमारे लिए। दूसरी बात यह है, जैसा पायल ने बताया, कि हम थोड़ा सा इसको हम रिफ्रेश करेंगे
अब तक सेशन में जो भी बातें हुई है तो उस पर हम एक बार दोबारा चर्चा करेंगे, उसका दोहरान करेंगे और याद करेंगे कि हमने क्या क्या बात की है। तीसरा इसलिए इम्पोर्टेंट है ये आज, क्योंकि आज की जो चर्चा होगी, आज की जो भी जानकारी होगी, वो आने वाले जो चरण हैं वेबिनार के, उसके लिए एक आधार तैयार करेगी। तो हमें प्लानिंग में बहुत मदद मिलेगी आज के इस एपिसोड के साथ में, क्योंकि हम याद भी कर रहे हैं, नई जानकारियां भी ले रहे हैं। तो हर हिसाब से ये आज वाला जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का सत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, माहवारी जैसे संवेदनशील और जरूरी मुद्दे पर ये जो वेबिनार श्रृंखला आयोजित की गई थी, उसमें हम सब लोगों ने बहुत सारी नई नई बातें सीखी हैं पहली बार, और ऐसी हैं जो कि शायद पहली बार ही हुई हैं वेबिनार में। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साथ हमारे देश के अलग अलग राज्यों से संभागी जुड़े और अपने अपने अनुभवों को उन्होंने साझा किया। सबके किस्से अलग अलग थे, पर सबके तजुर्बे और दर्द एक जैसे थे, जिन्हें हम सब ने मिलजुल कर साझा किया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमने ये नहीं देखी कि इस वेबिनार में जमीनी स्तर से जुड़े हुए कार्यकर्ता को अपनी बात रखने के लिए एक मंच मिला। ये बहुत बड़ी बात है और हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है कि हम इस वेबिनार के माध्यम से ठेठ फील्ड में जो काम कर रहे हैं और फील्ड में जो इस मुद्दे पे समझ रख रहे हैं और जो भी अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, हम सीधे सीधे उनके मुंह से उनकी बात, उनके दिल की बात सुन रहे हैं। तो ये एक अवसर था उन सब के लिए और हमारे लिए भी वो अवसर था। तीसरी बात, हम सब मिलकर एक बड़े परिवार के रूप में सामने आ गए, और एक ऐसा परिवार जो इस मुद्दे पर अपनी समझ को बढ़ाने के लिए काम करने में लगा हुआ है, और ये एक बड़ा परिवार अब मुझे लगता है इस मुद्दे को आगे ले जाने का काम भी करेगा। तो अब ये देखिए आप कि खास तौर पे इस मुद्दे में आगे ले जाने के साथ साथ हम पुरुषों को भी संवेदनशील करने का काम कर रहे हैं, लोगों को संवेदनशील करने का काम कर रहे हैं, जो इस परिवार की अब महती जिम्मेदारी रहेगी। साथियों, हमने ये भी देखा है कि इस मुद्दे पर जो चुप्पी है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है, और इस पर हम सबको मिलकर अभी बहुत सारा काम करना है। तो ये वेबिनार का मैं मानता हूं कि पहला चरण दरअसल पहला कदम है जो इस काम को आगे बढ़ाने का काम करेगा, और बाकी कदम भी हम सब साथ चलेंगे, एक दूसरे का हाथ थामे हुए चलेंगे। अगले चरण के लिए मैं अपनी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और ये उम्मीद रखता हूं कि जैसे आप अभी जुड़े रहे, अगले चरण में अकेले नहीं जुड़ेंगे, अपने साथ कम से कम 10-10 साथियों को लेकर जुड़ेंगे। तो हम उसकी तैयारी अभी शुरू कर चुके हैं। आपका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले चरण के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। धन्यवाद कैलाश जी। आपकी बातें सच में बहुत प्रेरित करती हैं, और सही बात है साथियों कि हम जिस तरह से हमारी फर्स्ट सीरीज गई है वो अपने आप में बहुत मोटिवेटिंग थी हमारे लिए भी, और हमारे कई साथियों ने भी फीडबैक दिए जो हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण थे। और तो हम सोच रहे हैं कि जब हमारा दूसरा सीजन आएगा, वो बोलते हैं ना, बैक विद द बैंग, बिल्कुल उसी स्पिरिट के साथ आएंगे। और आपसे भी यही गुजारिश है कि इस बार आप अकेले नहीं बल्कि अपने साथ और सारे लोगों को और सारे साथियों को जोड़ पाएं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा साथियों तक ये बात पहुंचा सकें और माहवारी को लेकर के जो चुप्पी है उसको तोड़ सकें और उस पर बात कर सकें। तो साथियों, आज के सत्र की शुरुआत हम सबसे पहले करना चाहते हैं वहां से जहां हमने पिछली बारी आप सबको छोड़ा था। आप सभी को याद होगा, जो साथी हमारे साथ पिछले एपिसोड में जुड़े थे, उनके साथ हमने एक छोटी सी प्रश्नावली करी थी, एक केबीसी की तरह, जिसमें हमने उनसे 3 सवाल पूछे थे और सत्र के अंत में हमने उसके उत्तर भी दिए थे। तो आज भी हम आपके लिए बहुत सारी जानकारी लेके आए हैं। प्रश्न हम आपको सोचने का इस बार समय कम देंगे, लेकिन हाँ, जानकारियां जो आपको मिलेंगी वो आपको कैसी लग रही हैं, और जो बातें हम आपको बता रहे हैं उसमें आप एडिशन कर सकते हैं चैट पे बने रह करके, चाहे आप YouTube लाइव से जुड़े हैं चाहे आप Zoom से जुड़े हैं। तो साथियों, हमने पिछले एपिसोड में आप सबसे 3 बातों के बारे में बात की थी। एक तो हमने आपसे पूछा था क्वीफिंग शब्द क्या है और इसका क्या मतलब है। तो हमने जाना था कि क्वीफिंग एक वजाइना से निकलने वाली जो गैस या पाद होती है उसको क्वीफिंग कहते हैं। हमने आपसे दूसरा सवाल ये भी पूछा था कि मेंस्ट्रुअल कप यानी माहवारी कब इजाद हुआ था और ये किसने इजाद किया था। हमने
आप सबको जानकारी बताई थी कि लियोना चार्ल्स ने महावारी कप का इजाद किया था, वो भी 1937 में, यानी कि कितने कितने दशकों पहले। और इंटरेस्टिंग बात सबसे ज्यादा तो ये है कि ये अभी जो हमें सिलिकॉन में दिखता है वो नहीं है, ये रबड़ कप में पेटेंट करवाया गया था। लेकिन क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान रबड़ की उत्पाद में कमी आई थी, असर पड़ा था, तो इसीलिए इसको शिफ्ट कर दिया गया बाद में सिलिकॉन में। साथियों, हमने तीसरा फन फैक्ट जाना था कि समुद्र में समुद्री स्पॉन्ज, सी स्पॉन्ज, एक ऐसी समुद्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो जिसका प्राइम काम होता है कि वो धरती के नीचे पानी के अंदर पानी को साफ कर सके, प्योरीफाई कर सके। तो वो जो पदार्थ है, वो जो ऑर्गेनिज्म है, उसको हम जब बाहर निकालते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं तो वो भी एक माहवारी उत्पाद की तरह प्रयोग में आता है। ये उत्पाद बिल्कुल टैम्पन की तरह काम करता है, लेकिन टैम्पन जो होता है हमारा वो डिस्पोजेबल होता है, जबकि ये रीयूजेबल है। और क्योंकि ये नेचर से निकला है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये डिस्पोजेबल भी है पूर्ण रूप से। तो साथियों, चलिए आज हम कुछ और लेसर नोन फैक्ट्स जानते हैं माहवारी को लेते हुए। तो आप सभी देख पा रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पर 5 तरह के ऑर्गेनिजम्स के फोटोग्राफ्स हैं, जिसमें एक चूहा नुमा जानवर है जिसकी नाक बिल्कुल हाथी नुमा है, मतलब कुछ तो है, जानते हैं ये कौन है। दूसरे हमारे हैं चमगादड़, फिर चिंपैंजी, फिर एक क्यूट सा चूहा भी है, और साथ में हमारे एक महिला और पुरुष भी है। इन 5 प्रजातियों में एक चीज कॉमन है। There is one thing which is common between these 5 creatures. I'm sure you must have guessed. अभी तक ऑलरेडी आपने गेस कर चुका होगा। जी हाँ, इन 5 साथियों में, इन 5 प्रजाति के लोगों में माहवारी एक कॉमन फिनोमिना है। जो हम पहला जानवर हम देख रहे हैं वो है सोमाली चूहा। इसको एलिफेंट श्रू यानी हिंदी में हाथी चूहा भी कहते हैं, क्योंकि इनकी नाक लंबी होती है तो इसको एलिफेंट श्रू कहते हैं। कुछ वहाँ सोमालिया के लोकल लोगों का मानना है कि ये हाथी की ही कोई प्रजाति है, लेकिन साथियों, ये ना इसका हाथी से कुछ लेना देना है, पर हाँ, चूहे की एक एक्सटेंडेड प्रजाति इसको कह सकते हैं। चमगादड़, चिंपैंजी, स्पाइनी चूहा और मनुष्य, ये 5 ऐसी प्रजातियां हैं जो पूरे विश्व में अभी तक जितने भी मैमल्स यानी कि स्तनधारी जीव हैं, उन सभी जीवों में सिर्फ यही 5 ऐसी प्रजाति हैं जो ट्रू मेंस्ट्रुएशन यानी कि सच्चे माहवारी करते हैं। अभी हम ट्रू मेंस्ट्रुएशन के बारे में भी समझेंगे। साथियों, हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट में आपको चूहे का गर्भाशय का एक हमने चित्र दिखाने की कोशिश करी है, और राइट में हमने आपको इंसानी गर्भाशय दिखाने की कोशिश करी है। तो जब हम बोलते हैं ट्रू मेंस्ट्रुएशन यानी कि सच्ची माहवारी वैसे तो सच्चा झूठा शब्द थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन सच्ची माहवारी यानी कि ट्रू मेंस्ट्रुएशन एक तरह से एक ऐसी चीज है जब योनि से हमारी जो लेयर बनती है, खून की परत बनती है, जब वो टूट करके बिखरती है और योनि मार्ग से बाहर निकलती है, उसको हम सच्ची माहवारी कहते हैं। और साथियों, ये सच्ची माहवारी सिर्फ इन 5 मैमल्स यानी कि स्तनधारियों में ही होती है। आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में बातें चल रही होंगी कि अरे गाय भी तो होती है, कुछ फीमेल डॉग भी तो होते हैं जो मेंस्ट्रुएट करते हैं, पर साथियों उनकी वो प्रक्रिया बहुत ज्यादा अलग होती है, वो माहवारी के अंतर्गत नहीं आती। हमारे बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो मेंस्ट्रुएट तो करते हैं लेकिन खून बाहर नहीं पहुंच पाता। तो जैसे कि मनुष्यों में, चिंपैंजी में, बंदरों में, चमगादड़ में और सोमाली चूहा में, इन 5 में तो हमें माहवारी सीधे सीधे दिखती है, क्योंकि खून बाहर को निकलता है इस परत के टूटने के बाद। लेकिन बहुत सारे ऐसी प्रजाति हैं जिनमें माहवारी का खून बाहर नहीं आता और माहवारी अंदर ही अंदर रह जाती है, जिसमें आप एक तरह से इमेजिन कीजिए कि जो ये खून की परत बनी है, ये इतनी पतली है कि अंदर शरीर खुद ही उस परत को सोख लेता है और उसका न्यूट्रिशन अंदर ही अंदर ले लेता है। तो उसका जो निस्तारण है वो अंदर ही अंदर हो जाता है, जबकि इन 5 प्रजातियों को तो बाहर उनका खून निकलने लगता है ना। इंटरेस्टिंग साथियों,
बहुत मतलब इसमें आपकी स्क्रीन पे भी अभी डिटेल में बहुत सारी बातें लिखी हैं कि सोमाली चूहा, ये पांचों प्रजातियां इनके माहवारी चक्र कितने लंबे चलते हैं और इनका गर्भकाल यानी कि जेस्टेशन पीरियड जो है वो कितना लंबा होता है। हम सबको तो ये बात पता है कि महिलाओं में, मेंस्ट्रुएटर्स में जो माहवारी चक्र है वो अमूमन 21 से 35 दिन के बीच में होता है और 5 दिन के लिए होता है। और अगर कोई व्यक्ति रिप्रोड्यूस करते हैं तो 9 महीने तक गर्भ में बच्चा ठहरता है। यही चीज सोमाली चूहे में 12 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है और मात्र 52 से 75 दिनों के अंदर अंदर ये अपना जेस्टेशन पीरियड कवर करते हैं और एक नए सोमाली चूहे को जन्म देते हैं। चमगादड़ में ये जेस्टेशन पीरियड 4 महीने का होता है और इन लगभग इंसानों के बराबर ही इनका जेस्टेशन पीरियड होता है, 21 से 27 दिन के आसपास। चिंपैंजी जो हम टेक्निकलिटीज में ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन इनको तुक्के में हम लोग पूर्वज बोल देते हैं। इनके जो माहवारी चक्र है वो इनका माहवारी चक्र जो है वो 21 से 37 दिन के बीच में होता है और गर्भकाल भी 6 से 9 महीने, जो कि थोड़ा बहुत मनुष्यों से मैच करता है। स्पाइनी चूहा सबसे क्यूट, इन पांचों प्रजातियों में सबसे छोटा, सबसे क्यूट, और सिर्फ 10 दिन के अंदर इस बेचारे की माहवारी 10 दिन के अंदर तो आ जाती है। तो जब मनुष्य एक सवा महीने में हम अपने पूरी चक्र को पूरा करते हैं, तब तक ये 2-2.5 बार कर चुके होते हैं। और इनके गर्भकाल भी जो है वो 39 दिन का ही होता है, काफी कम होता है। तो ये इनका पूरी चक्र की बात हम करते हैं। साथियों, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये बात समझते हैं, हम इंसानों की तरफ वापस आते हैं, क्योंकि सोमाली चूहा हम अपने जीवन में कब देखेंगे पता नहीं, लेकिन हम अपने आसपास लोगों को जरूर देखते हैं, खासकर कि मनुष्यों को। और इसमें हम आपको बताना चाहते हैं कुछ लेसर नोन फैक्ट्स जो मनुष्यों से जुड़े हुए हैं। तो साथियों, माहवारी, अभी तक तो हम जब भी अपनी ट्रेनिंग करते हैं, बातें करते हैं, माहवारी के बारे में चर्चा करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रहता है कि माहवारी किसका मुद्दा है, या तो महिलाओं का या फिर लड़कियों का। लेकिन साथियों, ऐसे कई और शरीर भी हैं जो मेंस्ट्रुएट करते हैं, जो माहवारी प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं। और ये वो साथी हैं जो बाइनरी यानी कि महिला और पुरुष की बाइनरी के बीच के स्पेक्ट्रम के साथी हैं। इसके अंदर ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स साथी भी आते हैं, जिनके शरीर की प्रक्रिया इस तरह से होती है जिसकी वजह से उनके शरीर में माहवारी आती है। साथियों, सोचने की बात है कि जब हम महिलाओं और लड़कियों के से माहवारी की बात करते हैं तो वो शर्म करते हैं, हिचकते हैं, उनके परिवार में चुप्पी रहती है, उनके आसपास में चुप्पी रहती है। तो सोचिए, जब हम किसी नॉन बाइनरी व्यक्ति के शरीर को इमेजिन करें और हम ये इमेजिन करें कि ये शरीर भी मेंस्ट्रुएट करता है, तो ये कितना और कॉम्प्लेक्स और पेचीदा हो जाता है उस व्यक्ति के लिए वो दिन निकालना, क्योंकि माहवारी मुद्दा अपने आप में एक टैबू है और ये टैबू कुछ लोगों के लिए पीड़ादायक होता है, कुछ लोगों के लिए कम होता है या नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए उनके अस्तित्व के साथ एक लगातार जूझबूझ, लगातार एक स्ट्रगल की तरह भी आता है। तो इन सारी चीजों पे सेंसिटाइजेशन बनाते हुए हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे कई साथियों ने, हमारे कई ऑर्गेनाइजेशंस ने अब लड़कियां और महिलाएं शब्द यूज ना करते हुए मेंस्ट्रुएटर्स वर्ड यूज करना शुरू कर दिया है। और ये बिल्कुल सही बात भी है कि हम क्यों अपनी तरफ से उन साथियों को छोड़ दें जिनको वैसे भी बहुत जगह पे इंक्लूड नहीं किया जाता। तो ये अपने आप में एक मानसिक तनाव, उपयुक्त वॉशरूम न हो पाना या माहवारी उत्पाद उन तक न पहुंच पाना जैसी स्ट्रगल से हमारे कई साथी इन सब चीजों से गुजरते हैं। और इसके लिए कई देशों ने जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम को भी बनाना शुरू कर दिया है, ताकि किसी व्यक्ति को उनकी अस्मिता को ठेस ना पहुंचते हुए वो अपने पसंद के साथ बराबरी से वो मूलभूत बातों को लेना शुरू कर दें जो कि बहुत ही बेसिक होती है। तो साथियों, हम आपको यहाँ पे 10 सेकंड का समय देंगे कि आप इस बारे में सोचें और फिर हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे।
आगे बढ़ते हैं साथियों। साथियों, जब हमारी संस्थाएं जो महामारी प्रबंधन पे काम करती हैं, वो सारे डेवलपमेंट प्रोफेशनल जो महामारी के मुद्दे को कभी ना कभी फील्ड पे या फिर लैपटॉप पे भी उतार चुके हैं, वो ये बात समझते हैं। और बल्कि वो साथी भी जो सबके सब जो मेंस्ट्रुएट करते हैं, वो सभी साथी कहीं ना कहीं एक बात को तो बिल्कुल मानेंगे कि महामारी एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर अभी इतने प्रयास करने के बाद भी चुप्पी बरकरार है, और हम हमेशा इसके प्रबंधन के अराउंड अपनी कहानियां या ताने बाने बुनते हैं। तो साथियों, ये अपने आप में एक ऐसा चीज है जिसको जो एक तनाव क्रिएट करता है। पर आप सोचिए कि ये हम ही हैं जो प्रबंधन करते हैं इन 5 प्रजातियों के अलावा। इन 5 प्रजातियों में मानव के अलावा कोई और नहीं है जो मैनेज करने के लिए कोई प्रोडक्ट या कोई चीज को प्रयोग कर रहा है। तो सोचिए ये सब क्यों हो रहा होगा। ये इसलिए हो रहा होता है क्योंकि इस मुद्दे के बारे में इतनी चुप्पी है कि इसको छुपा देना, इसका निस्तारण कर देना बहुत ज्यादा जरूरी लोग समझते हैं। और इसका का पूरा जो दारोमदार होता है, पूरा भार जो होता है, वो सीधे सीधे मेंस्ट्रुएटर के ऊपर आता है, जिसमें हम अपेक्षाएं करते हैं एक मेंस्ट्रुएटर से कि आप ही इसको मैनेज करो, आप जो भी प्रयोग करो, ध्यान रखो कि पर्यावरण का नुकसान ना हो, ध्यान रखो कि आपके शरीर को नुकसान ना हो, और आप ही इस चीज का ध्यान रखो कि दाग भी ना लगे। तो साथियों, इतनी सारी अपेक्षाएं लगातार हमारी मेंस्ट्रुएटर से बनी रहती है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर चुप्पी नहीं है। तो जब हम पास्ट में जाएंगे, मतलब इतिहास में जाएंगे, तो हम पाएंगे कि जब हम लोग, हमारे पूर्वज जो थे, मतलब बहुत साल पहले, तब ये महामारी को मैनेज करना इतना बड़ा इशू नहीं था, क्योंकि तब ऐसा होता था कि एक बार गर्भधारण करा और गर्भधारण करने के बाद के महामारी आने के 1-2 बाद में दोबारा गर्भधारण कर लेते थे। तो बहुत कम ऐसा समय मिलता था जिसमें महामारी से वो जूझ रहे होते थे या महामारी उनको आ रही होती थी, महिलाओं को, लड़कियों को। तो लेकिन अब हम देखते हैं कि हमने जैसे टेक्नोलॉजी ने जैसे आगे बढ़े हैं, तो हमने पाया है कि रिप्रोडक्टिव ऑप्शंस, प्रोडक्ट बास्केट्स हमारी बड़ी हैं, जिसमें निरोध साधन भी बढ़े हैं। तो इसका मतलब कि परिवार नियोजन के कारण हमारे महिलाएं और लड़कियां, उन्होंने प्रेग्नेंट होना नंबर वाइज कम किया है, जिसकी वजह से महामारी के नंबर बढ़े हैं। अगर हम इसको एवरेज तरह से देखें तो पहले समय में एक महिला, एक लड़की के पूरे जीवन काल में वो 100 महामारी देखती थी, तो आज ये 4 गुना बढ़ चुकी है। तो जब हम इस स्थिति में देखते हैं और तब हम उस चीज को कनेक्ट करते हैं कि इसको प्रबंधन करना जरूरी है, तो ये अपने आप में बड़ा एक स्केल्ड अप टॉपिक हो जाता है। तो जब कॉलोनियां बनना शुरू हुई, तो हम लोगों ने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना शुरू किया, ऐसे चीजों को यूज करना शुरू किया जो खून को सोख सके, जिसमें हमने कपड़ा, राख जैसी चीजों को भी प्रयोग करना शुरू किया। सबसे अलग अलग हम लोगों ने चीजें करना शुरू किया। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बातें आने लगी, जैसे कि फ्री फ्लो। राजस्थान में ये बहुत कॉमन है। जब हम इंटीरियर में जाते हैं तो हम पाते हैं कि एक 9 मीटर का मोटे कपड़े का घाघरा, जो स्पेशली महामारी के दिनों में पहना जाता है, कि वो फ्री फ्लो होता रहे, कपड़ा उसी खून को सोखे, और फिर जब महामारी समाप्त हो जाए, 1-2 घाघरों में पूरी हमारी महामारी प्रबंधन हो जाता था। कुछ स्थानों में ये देखा गया कि हमने ऐसा नियम ही बना दिया कि महामारी हो रही है तो आप बगल वाले झोपड़ी में रहोगे, आप अंदर घर में नहीं आओगे। तो ऐसी चीजें करके हम लोग प्रबंधन करना शुरू कर दिए, और आज हम ऐसे स्थान पे आ गए हैं जब हम अलग अलग तरह के उत्पादों के बारे में बात करते हैं, उनके प्रॉज एंड कॉन्स, यानी कि उसके फायदे और नुकसान के बारे में बात करते हैं, और साथ ही साथ हम एक पर्यावरण को नुकसान ना करें, इसके भी दृष्टिकोण के ऊपर बात करते हैं।
तो साथियों इन्हीं प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट हम आपको बताना चाहते हैं जो कि भारत में कम कॉमन है और भारत में ये अलग रूप से यूज किया जाता था। राजस्थान में जब हम इंटीरियर में जाते हैं तो हम पाते हैं कि जो उनकी पूर्वज मतलब 2-4 जनरेशन पहले के जो महिलाएं थी, लड़कियां थी, वो सूती कपड़े की एक बीड़ी नुमा आकार बना करके उसको वजाइना के अंदर डालते थे ताकि वो खून को सोख ले और फिर उसका प्रयोग करें, उसको वो धो करके दोबारा उसको प्रयोग करते थे। ये आप जो आज स्क्रीन पे देख रहे हैं इसका नाम है लेबिया पैड, लेबियल पैड। और लेबियल पैड एक ऐसा मेथड है जो अभी विदेशों में प्रयोग हो रहा है, जिसको लेबिया के अंदर हम लोग इंसर्ट करते हैं। ये हमारे फ्लो को एक डायरेक्शन देता है, कंट्रोल देता है, खासकर कि उस टाइम पे जब लड़कियां या मेंस्ट्रुएटर्स शुरुआत में माहवारी में आते हैं तब फ्लो बहुत हैवी होता है, और जब मीनोपॉज आता है तब फ्लो बहुत हैवी होता है। तो ऐसे टाइम पे जो मेंस्ट्रुएटर्स हैं वो लिबिया और कॉम्बिनेशन के साथ, लिबिया और कॉटन का पैड या लिबिया और या डिस्पोजेबल पैड, इन सब के कॉम्बिनेशन को प्रयोग करते हैं ताकि उनके दाग ना लगे और उनका जो हैवी फ्लो है वो मैनेज हो जाए। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है जो हमारे कई क्षेत्रों में लोकली तो बहुत आराम से देखा गया था और ये विदेश में भी देखा जाता है। साथियों अभी आपकी स्क्रीन पे कुछ हमारे आर्टिस्ट साथी हैं जो इस चुप्पी को तोड़ने के लिए बड़े इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशंस बनाते हैं। इनमें सीरियस इश्यूज को भी, यानी कि अवेयरनेस चीजों को भी प्रयोग किया जाता है और साथ ही साथ मीम मेथड को भी प्रयोग किया जाता है, जिससे लोगों में अवेयरनेस आए और इस टॉपिक के ऊपर चुप्पी टूटे। तो है ना इंटरेस्टिंग, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा साथियों। इसमें काव्या मेनन हमारे इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट हैं जो पिछले एपिसोड में हमारे साथ जुड़ी भी थी। लेफ्ट में उनकी फोटोग्राफ है और हमारे एक और साथी ने राइट में भेजा है। साथियों मैं अपनी बात को यहीं पे विराम दूंगी। ये आपकी स्क्रीन पे जो फोटोग्राफ्स दिख रही हैं ये सृष्टि स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी बैंगलोर और जतन संस्थान के साथ मिलकर के एक कोलैबोरेटिव एफर्ट था, जिसमें यंग लोगों को एक टास्क दिया गया था। उनसे बोला गया था कि अब मानिए, सोचिए कि 50 साल बाद माहवारी अगर ऐसा मुद्दा हो जाए जिसपे चुप्पी टूट चुकी है तो हमारे कपड़े, तो हमारे प्रोडक्ट्स कैसे होंगे। और उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स बनाए थे और एक फैशन शो डिजाइन किया था। ये उसकी कुछ झलकियां हैं। तो साथियों हम ये भी देखते हैं कि साथ में जुड़े हमारे मेन इन मेंस्ट्रुएशंस, वो साथी जो पैड बनाना सीखते हैं और अपने मेंस्ट्रुएटर साथियों को गिफ्ट करते हैं। ये एक ऐसा कल्चर है जो इस चुप्पी को तोड़ने में मदद करता है। तो इसी के साथ मैं अभी अपनी बातों को यहीं पे रोकती हूँ। आशा है कि ये जो जितनी भी हमने बातें बताई उनमें से कुछ बातें आपको बहुत इंटरेस्ट करी होंगी और हम होपफुल हैं कि आपको इतना इंटरेस्ट करी होंगी कि आप इसको गूगल करके और गहरी समझ भी करेंगे। और आप हमें ugair@jatansansthan.org में भी लिख सकते हैं कि आपको ये ट्रिविया कैसा लगा और ये जो नई जानकारियां कैसी लगी। और हम बहुत आभारी रहेंगे आपके कि अगर आप हमको और डिटेल्स देंगे, ये हमको आगे भी बाकी लोगों तक बातों को पहुंचाने में मदद करेगा। तो साथियों यहाँ तो मतलब मुझे लगता है कि अब मुझे विराम दे देना चाहिए, क्योंकि हमारे जो पहले स्पीकर हैं आज के वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम उनको आमंत्रित करते हैं। और ये हमारे जो साथी हैं, आप आ रहे हैं मेघालय से, और तो मैं मेघालय वाले साथियों को अनुरोध करना चाहूंगी कि वो अपनी वो रेडी रहें टेक्निकली, और मैं आपकी स्लाइड को शेयर कर रही हूँ। मैंने वीडियो बताई थी।
तो साथियों, हम आपको हमारे सारे साथी जो अलग अलग देश से जुड़े हुए हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि मेघालय नॉर्थ ईस्ट की एक स्टेट है जिसकी राजधानी शिलोंग है। और हमारे आज के साथी तुरा से जुड़ रहे हैं और ये मैप में कहीं इधर दिखता है। साथियों, हमारे जो आज के स्पीकर हैं जो वो नरकॉम्प से जुड़े हैं। नरकॉम्प एक आजीविका और ग्रामीण विकास परियोजना है जिसका उद्देश्य उत्तर पूर्वी भारत में गरीब और सीमांत आदिवासी परिवारों के साथ उनके जीवन को बदलना है। नरकॉम्प उत्तरी पूर्वी परिषद यानी कि नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, डोनर मंत्रालय और सरकार की IFAD की साझी पहल है। जतन संस्थान के सहयोग से मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स जिले के पूरा सिंगा गांव में नरकॉम्प ने एक इको फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव क्लॉथ पैड की उत्पादन इकाई को शुरू किया है और आज के हमारे स्पीकर इसी बारे में जानकारी देंगे। साथियों, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा पूरा सिंगा गांव किस तरह से दिखता है और गांव के टॉयलेट के प्रकार किस तरह से। गांव के टॉयलेट घर के बाहर को होते हैं और ये अपने आप में कंक्रीट और छप्पर का एक कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं। साथियों, अब आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं महिला समूहों के कुछ फोटोग्राफ्स जो हमारे साथियों के साथ जुड़ा हुआ है जो कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं। ये कुछ दृश्य हैं जहां पे स्वास्थ्य कार्यकर्ता सामुदायिक स्तर पर जागरूकता प्रशिक्षण दे रहे हैं। बाएं में आप देखेंगे कि उत्पादन इकाई की एक फोटोग्राफ है और दाएं में आप देखेंगे कि सिलाई पैड सिलाई की प्रक्रिया चल रही है। तो साथियों, बिना देर करे हुए हम आज के अपने दोनों स्पीकर्स को बुलाना चाहेंगे। हिल्दा मारक, आप पुरसिंगा गांव में रहती हैं और पिछले 10 वर्षों से नरकॉम्प प्रोजेक्ट से जुड़ी हैं। आप अपने गांव की एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी हैं। आप 2 बच्चों की मां हैं और वर्ष 2018 में माहवारी स्वास्थ्य और प्रबंधन पर जतन संस्थान द्वारा प्रशिक्षण लेने के बाद सक्रिय रूप से कपड़े पैड के उत्पादन को कर रही हैं और अन्य महिलाओं को भी इसमें प्रशिक्षित कर रही हैं। हमारे दूसरे स्पीकर हैं सिल्बरीन मराक, जो 28 साल की हैं और पुरसिंगा गांव में रहती हैं। आप एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं और आपने माहवारी स्वास्थ्य और प्रबंधन पर कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। तो आप सभी को आप दोनों को ही हम इनवाइट करना चाहते हैं, आप आए और माहवारी के संबंधित मुद्दे पर आपने जो काम किए हैं, जो अनुभव पाए हैं, उन सबको हम सुनना चाहते हैं। नमस्ते, मेरा नाम हिल्दा अरमरा, स्टेट मेघालय। मैं गारो से बिलोंग करती हूँ। मेंस होने से भी हम लोग का नियम नहीं है। खाना भी बन सकते हैं, बाजार भी जा सकते हैं, लोग को भी मिल सकता है। जो जगह में हम लोग नहाता है वहाँ में नेपकिन का कपड़ा धुलाई करके और धूप में सुखाता है। बाजार का पेट यूज को आग जला के फेंकता है और गड्ढा में भी फेंकता है। बाजार का पेट उसको हम लोग यूज करता है, उसको बाहर नहीं फेंकता है। हम क्रिश्चियन लोग चर्च भी जा सकता है, शादी भी जा सकता है, पार्टी भी जा सकता है और कोई टेंशन नहीं। घर का हस्बैंड कहीं बताए, कहीं नहीं बताए। वो लोग अपने कपड़ा देकर हम लोग जतन संस्थान से प्रोडक्शन यूनिट किया है। इसको हम लोग छपे नाम रखा है।
रखा है। हम लोग उसको बाजार में, एग्जीबिशन में, गांव में, स्कूल में बिक्री करता है। एक का दाम 100 करके हम लोग बेचता है। लोगों को ये कपड़ा अच्छा लगता है और रेडीमेड इस्तेमाल से प्रॉब्लम होता है। उसको अभी भी कपड़ा यूज करने से नहीं होता है। हमारा चैलेंज बाजार से ज्यादा सेल नहीं है और कोई यूज नहीं करना चाहता है। कोई धुलाई करना पड़ता है, नहीं जाता है। हम लोग इसको अच्छा से बनाएंगे। इसको हम लोग हमारा महिला अच्छा से बनाएगा और रोजगार एक रास्ता और मिल गया है। और मैं ये प्रोजेक्ट में अवेयरनेस प्रोग्राम भी दिया है और कि ये जो कॉन्सेप्ट है हर घर की महिलाओं को अवेयरनेस प्रोग्राम ग्रुप को भी अवेयरनेस प्रोग्राम दिया है। अवेयरनेस प्रोग्राम में मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैनेजमेंट के बारे में भी बताया है और कपड़ा का पैड कैसे यूज करना है वो भी बताया है और उसको कैसे सुखाना है वो भी बताया है और बाजार की पैड साइड इफेक्ट के बारे में भी बताया है और प्लास्टिक को कैसे घर में कम उपयोग होगा इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से भी बताया है। धन्यवाद। धन्यवाद आप दोनों का ही। आपने बताया कि आपके क्षेत्र में माहवारी को किस तरह से देखा जाता था। आपने बताया कि हमारी तरफ में कोई रिचुअल्स को लेकर के रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, शादी में जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, लेकिन उसके निस्तारण जरूर एक ऐसी चीज है जिसमें फोकस की जरूरत है। आपने बताया कि जो आपके कॉटन पैड के प्रोडक्शन है उसमें सभी महिलाएं मिलकर के पैड बनाते हैं और ना सिर्फ पैड बनाते हैं, उसको प्रमोट भी करते हैं और अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं। थैंक यू सो मच मेघालय टीम। आपने आपकी जमीन की आवाजें पूरे भारत सुन रहा है। आप सभी को इस चीज की बधाई। तो साथियों, अब हम मेघालय से सीधे चलते हैं कर्नाटक की तरफ और यहाँ पर हमारे साथ थैंक यू सो मच। पूरा भारत आप सबको सुन रहा है और ये बहुत मोटिवेटिंग है हमारे लिए भी कि हम आपको इस वेबिनार सीरीज से जोड़ सके। तो साथियों, अब हम चलते हैं सीधे कर्नाटका की तरफ। कर्नाटका में हमारे साथी हमारा इंतजार कर रहे हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि कर्नाटका कहाँ दिखता है और इसकी राजधानी बेंगलुरु लाल डॉट से, लाल गोले से दर्शाई जा रही है।
साथियों, हम अपने आज के स्पीकर को बुलाएं उससे पहले हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं कि मीतू फाउंडेशन और जतन संस्थान, जिनके साथ हम दोनों ने मिलकर के एक कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट चलाया था। ये प्रोजेक्ट 2015 से 2016 के बीच में था और ये प्रूफ ऑफ कंसेप्ट यूजर स्टडी की सिद्धांतों के ऊपर चल रहा था। साथियों, ये एक क्रॉस ओवर, इसमें इस पूरी रिसर्च में हमने क्रॉस ओवर पद्धति का प्रयोग किया था, जिसका मतलब सहभागियों का एक समूह था जो कि 51 लोग थे और इन 51 लोगों को 2 प्रोडक्ट्स को के साथ हमने इनको इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें से एक प्रोडक्ट था उगेर, जिसमें हमने उगेर के 3 होल्डर पैड्स और 6 उसके जो टॉवल्स हैं वो दिए थे, और दूसरा प्रोडक्ट था ऋतु मित्रा, जिसको मीतू फाउंडेशन ने उपलब्ध करवाया था। इन 51 साथियों को हमने 4-4 महीने इन दोनों प्रोडक्ट्स को प्रयोग करवाया और इसके बारे में हमने उनसे जानकारियां ली कि उनको इसके अनुभव कैसे लगे। तो हम आपके साथ ये साझा करना चाहते हैं। मीतू फाउंडेशन का हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इस क्रॉस ओवर ट्रायल में मदद करी और इस रिसर्च को फाइनली ऑन फील्ड लाने में मदद करी। हम देख पा रहे हैं कि फोटोज में कि कैसे हम लोग इन 51 सहभागियों तक पहुंचे। ये वही साथी थे जो ना पलायन कर रहे थे और ना ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आने वाले समय में वो गर्भवती होंगे। ये रिसर्च का पार्ट था कि इन 51 साथियों को 4-4 महीने के लिए इन दोनों प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस किया जाए। इसके लिए बकायदा रिकॉर्ड डायरी को भी यूज किया गया ताकि सारे टेक्निकल चीजों को हम लोग इन प्लेस कर सकें। साथियों, फोटोग्राफ में आप देख पा रहे हैं कि इन माहवारी उत्पादों को मैनेज करने के लिए वो कॉटन के जो पैड थे उनको धोने के लिए पास के तालाब या बाथरूम का प्रयोग करते थे और इसको धूप में कपड़े के नीचे सुखाते थे। साथियों, ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसे हम कभी एनकरेज नहीं करते हैं, लेकिन रिसर्च में ये चीज पाई गई है तो हम आपको बता रहे हैं। साथ में एक और आपको ये फोटोग्राफ्स में दिख रहा होगा कि जनरली हमारे रिसर्च में भी निकल करके आया कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स थे वो ये दोनों ही पैड का निस्तारण, दोनों ही पैड का प्रयोग अपने घर में या बाथरूम टॉयलेट में इसको चेंज करने के लिए यूज करते थे। दाई फोटो में आप देख पा रहे हैं कि हुक में उगेर पैड सूख रहा है, टंगा हुआ है। साथियों, यहाँ भी हम बोलना चाहेंगे कि इस प्रैक्टिस को हम प्रमोट नहीं करते हैं, हम कहते हैं कि खुले में धूप में सुखाना चाहिए, पर चूंकि ये रिसर्च का पार्ट था और इसमें हमने पाया है तो हम आपको दिखा रहे हैं। साथियों, इस ऋतु मित्रा और उगेर इन दोनों ही प्रोडक्ट्स को 51 साथियों ने जब प्रयोग किया तो हमने उनसे बहुत तरह के सवाल पूछे। आपकी स्क्रीन पे उसके रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं। इसमें हमने उनसे इसका प्रयोग करने में सुविधा, इसके प्रयोग करने में उनको सुविधा और इसके निस्तारण, इन तीनों चरणों की सारी बारीकियों को जानने की कोशिश करी थी और हमने पाया था कि ऋतु मित्रा जो पैड है उन पैडों को 46 पैड को बर्न किया गया और 46 लोगों ने पैड को जला करके भस्म करके उसको निस्तारित किया और 5 लोगों ने कचरे में फेंक करके उसको निस्तारित किया। जो आप फोटो में देख पा रहे हैं ये नहाने के पानी को गर्म करने वाले हांडे यानी कि एक चूल्हे का प्रकार है, उसके अंदर इसको डाल दिया जाता था और इसको निस्तारित कर दिया जाता था। आप अपनी स्क्रीन पे और भी छोटे छोटे जो हमारी रिसर्च के रिजल्ट्स निकले हैं वो भी आप देख पा रहे हैं। साथियों, अगर हम कंक्लूडिंगली ये बात बोलें, लास्ट में हमने उन सभी 51 साथियों से पूछा कि आपको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो हम देख पा रहे हैं कि उनमें से 11 साथियों ने कहा कि हम जो पुराना कपड़ा यूज करते थे हमें तो वही अच्छा लगता था। 16 साथियों ने कहा ऋतु मित्रा ज्यादा कंफर्टेबल था। 14 साथियों ने कहा उगेर का प्रोडक्ट कंफर्टेबल था और 10 ऐसे साथी थे जिन्होंने कहा कि इन सभी का कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे लिए एक अच्छी गणित है। साथियों, बड़ी इंटरेस्टिंग हमारी फाइंडिंग्स निकली है क्योंकि ये
आंकड़े अगर इनको हम एनालाइज करें तो हम पाएंगे कि ओल्ड क्लॉथ कपड़ा है, उगेर कपड़ा है और कॉम्बिनेशन में भी कपड़ा आया। यानी कि हम कहीं ना कहीं ये बात कह सकते हैं कि जिन हमारे साथियों के साथ हमने रिसर्च करी उसमें से अधिकतर साथी कपड़े के उत्पाद को प्रयोग करना कंफर्टेबल महसूस करते थे। तो ये कुछ छोटे छोटे हमारी छोटी लेकिन मोटी फाइंडिंग्स हमारी निकली है इस रिसर्च से। और ये रिसर्च मीतू फाउंडेशन के साथ हमने कोलैबोरेशन में, जतन संस्थान ने कोलैबोरेशन में की थी और इसके लिए हम उनको बहुत ग्रेटफुल हैं और हम थैंकफुल हैं कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया इस पूरी रिसर्च को करने में। और हमारे जो ये अगले स्पीकर हैं वो भी मीतू फाउंडेशन से ही जुड़े हुए हैं, तो उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देते हुए हम स्पीकर्स को आमंत्रित करेंगे। मीतू फाउंडेशन ने अपना काम शुरुआत कर्नाटक के चित्रदुर्ग और यादगीर जिले में की थी। आंध्र प्रदेश के पिछले जिलों के साथ साथ शहरी बस्तियों में पिछले 11 वर्ष से माहवारी स्वास्थ्य, स्वच्छता और इससे जुड़ी चुप्पी के खिलाफ इन्होंने काम किए हैं। कोरोना महामारी के कारण वर्तमान में ये बेंगलोर के आसपास के गांव में काम कर रहे हैं। सुदूर इलाकों में धीरे धीरे अपना फैलाव कर रहे हैं। वर्तमान में माहवारी उत्पाद का प्रशिक्षण भी मीतू फाउंडेशन कर रही है, जिसमें इन्होंने हाइब्रिड पैड को इंट्रोड्यूस किया है। हमारे स्पीकर हाइब्रिड पैड के बारे में आपको बताएंगे कि इसमें बाहर का कवर यानी कि जो जैकेट है वो डिस्पोजेबल है और अंदर की जो टॉवल्स हैं या फिलिंग है वो एक ऐसे उत्पाद से बनी है जिसमें कोई भी प्लास्टिक नहीं है, लेकिन वो डिस्पोजेबल है। ये काम वो पीपल ट्रस्ट के साझेदारी में कर रहे हैं और मीतू फाउंडेशन ने पीपल्स ट्रस्ट को क्रेडिट्स देते हुए ये बात बोली है कि पीपल फाउंडेशन डिस्पोजेबल पैड के लिए मुख्य सामग्रियों की आपूर्ति करवाते हैं और पैड की बाहरी जैकेट जो है वो मीतू फाउंडेशन के समूहों के द्वारा बनाई जाती है। साथियों, अडगनहली गांव से बेंगलुरु के ग्रामीण क्षेत्र की ये फोटो है। माफ कीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो सकता है। अडिगनहली ये कुछ और चित्र उसी गांव से। हम लेफ्ट में देख रहे हैं कि मीतू फाउंडेशन के साथी नीड एनालिसिस सर्वे कर रहे हैं, जिसमें टेबल पे भी आप पाएंगे कि जो नीले कलर का जो उत्पाद आपको दिख रहा है ये बाहरी जैकेट है और ब्राउन कलर के पैकेट के अंदर पीपल्स फाउंडेशन की तरफ से जो अंदर की पीपल्स ट्रस्ट के द्वारा अंदर की टॉवल है। जब हम राइट की फोटोग्राफ में एक जागरूकता सत्र की फोटोग्राफ आपको दिख रही है। यहाँ पर भी लेफ्ट में आपको दिखेगा कि जब पैड्स का वितरण होता है तो समय समय पर होम इंस्पेक्शन, होम विजिट्स भी होती हैं चेक करने के लिए कि क्या आप उत्पाद को प्रयोग कर रहे हैं और आपके अनुभव अभी हमारे कैसे चल रहे हैं। और दाएं में आप देखेंगे कि धूप में हाइब्रिड पैड जो है उसका बाहर की जैकेट सूखते हुए आपको दिख जाएगी तार के ऊपर। साथियों, ये एक फोटोग्राफ है जिसमें पीरियड जर्नल, जिसके अंदर सभी तरह की इंफॉर्मेशन और सभी तरह की जानकारियां और सारे आंकड़े जिसमें लिखे जाते हैं वो दिख रही है आपको, एक लड़की को सबूत करते हुए फोटो। और जिस पैड के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं वो ये है, जिसमें बाहर की जो जैकेट है वो मीतू फाउंडेशन करती है और अंदर की जो टॉवल कह लें आप या डिस्पोजेबल फिलिंग है वो पीपल्स ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। तो हम बिना देर करे हुए हम झांसी को आमंत्रित करना चाहते हैं। झांसी हमारी आज की स्पीकर है। झांसी कन्नड़ा में बोलेंगी और आप चैट में इसके अंग्रेजी और हिंदी अनुवादों को देख सकेंगे। साथियों, झांसी एकल महिला है जो अपने बेटे और बेटी के साथ श्री रामनल्ली में रहती हैं। वे 46 वर्ष की हैं और उन्होंने बीए की पढ़ाई पूरी की है। उन्होंने 14 साल तक पीपल्स ट्रस्ट में कार्यालय सहायक के रूप में काम किया है और एकल होने के बाद उन्होंने कोऑपरेटिव और बाल सेविका की ट्रेनिंग ली और कंप्यूटर की बेसिक जानकारी भी इनको है। तो साथियों, हम आमंत्रित करते हैं झांसी को जो अपनी बात रखेंगी। आप चैट्स में बराबर बरकरार रह सकते हैं जो साथी कन्नड़ा भाषा नहीं समझते। ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್, ಸರ್ವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಾನ್ಸಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ
ಕಕ್ಕುಬೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಒಳಪಟ್ಟ ಪರಗ್ರ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸ ಆಗಿರ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬಿ ಬದಳಾಗಿರ್ತೇನೆ. ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಈಗ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಕಳೆದ 9 ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಮಿಟ್ಟು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆ ಮುಟ್ಟಾದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಿಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪೇಪರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮಿಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಿಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮನಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಶ್ರೀರಾಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಫಲಾನುಭವಿ ಆಗಿರುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಈಗ ಕಳೆದ 5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಆ ಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಟ್ಟಾದಾಗ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಹೋಗದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಯಾಡ್ ಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಅವರ ಹತ್ರ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಂತರ ನಾನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾನು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಬಳಸಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ 1 ತಿಂಗಳು ಬಳಸಿ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಬಳಸಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅರಿವು ಮೊದಲು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ನಂತರ ಇವರು ಮಿಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮಿಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರು ಕೊಡ್ತಿರುವ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪ್ಯಾಡ್ ನಾನು ಬಳಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ. ಬಳಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಜುಗರ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಓಪನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. साथियों, मीतू से हमारी एक और स्पीकर थी पवित्रा, जो नहीं जुड़ पाई, पर उन्होंने अपनी बातें जरूर हमको बताई हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि पवित्रा के अनुभव इस तरह से रहे हैं कि उनके पति में संवेदनशीलता आई जब वो समूह से जुड़ करके महामारी के ऊपर मुद्दों पे बात करने लगी। घर जाकर के वो अपने पति से ये बातें करने लगी और संवेदनशीलता इस तरह से आई कि वो उनको ना सिर्फ चर्चाओं में मदद करते थे, बल्कि उनके घर के कामों में उनको सहयोग देना, उनको आराम देने की भी मदद करते थे। और ना सिर्फ घर में, वो बाहर के भी अपने दोस्तों को, अपने साथियों को ये बातें समझाते थे कि आप भी अपने परिवार में एक ऐसा माहौल बनाओ जो महामारी के दौरान अपने साथी को कंफर्टेबल करने में मदद कर सके। सो as I was speaking through, one of our speaker, Pavitra, who could not attend the webinar, but she has given a message that like her husband, who has helped her getting very sensitized on the topic, has helped her through the menstruation period, but has also informed the other people and spread the message across, so that there is an environment that is very enabling for the menstruators during those time. So this is very important. ये बहुत एक important मुद्दा है जिसके ऊपर परिवार में एक सहनशीलता, परिवार में एक सेंसिटाइजेशन बहुत जरूरी होती है। सो थैंक यू मीतू फाउंडेशन, आप सभी का आपका धन्यवाद। आपके दोनों स्पीकर को हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बहुत मुख्य बातें लिखी हैं। साथियों, आप अपने चैट में भी बराबर समझ पा रहे होंगे कि मीतू कि हमारे साथी झांसी क्या कह रहे थे।
तो साथियों, हम गए सबसे पहले मेघालय, वहां से हम गए कर्नाटका। अब हम आते हैं महाराष्ट्र की तरफ, और हमारी एक साथी इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट, इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट राजसी को हम आमंत्रित करना चाहेंगे। राजसी माहवारी प्रबंधन के मुद्दे पे बहुत गहरी समझ रखती हैं और बहुत पैशनेटली इस थीम के ऊपर काम करती हैं। राजसी हमारे पिछले एपिसोड्स में सूत्रधार के रूप में भी जुड़ी थी, और आज हम वो थैंक यू राजसी, आप तैयार भी हुए इस चीज के लिए, क्योंकि पूरा भारत आपको सुनना भी चाहता है। तो आज आप हमारे साथ स्पीकर के रूप से भी जुड़े हैं। आपने ह्यूमन डेवलपमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, और उसके बाद आपने 1 साल की फेलोशिप बचपन बनाओ फेलोशिप को आपने पाया, और आपने छत्तीसगढ़ में वहां पर काम किया। आप अलग अलग संस्थाओं के साथ अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, रिसर्च प्रोजेक्ट्स में जुड़े रहे हैं, जिसमें IIT मुंबई जैसी बड़ी संस्थाएं भी शामिल हैं। अभी आप एक फ्रीलांस रिसर्चर की तरह काम कर रही हैं, और आपका गोल है कि लोग, संस्थाएं और सरकार एक ऐसा माहौल तैयार करे मिलकर के, जो कि माहवारी प्रबंधन के लिए एक होलिस्टिक पैकेज बना सके। तो राजसी, हम आपको आमंत्रित करना चाहते हैं, और हम आपके अभी तक के किए गए प्रयास और अनुभवों को हम सभी सुनना चाहते हैं। सभी को वेलकम, और थैंक यू पायल और थैंक यू जतन ये मौका देने के लिए मुझे। मैं एक इंडिपेंडेंट तौर पर काम कर रही हूँ, पिछले कई सालों से बहुत संस्था के साथ जुड़कर काम कर रही हूँ, और मुझे आज का जो टॉपिक दिया गया है वो है कि इस स्पेस में काम करते करते, माहवारी वाले जो स्पेस है, इस पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो इसमें किस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर किस प्रकार की मतलब कंफ्यूजन रहे हैं कि किस प्रकार काम करे, तो उसको मैं आज साझा करना चाह रही हूँ आप सबके सामने। तो पिछले 7 से ज्यादा साल से मैं इस विषय में काम कर रही हूँ, और जब 2013 में मैंने अपना काम शुरू किया तो मुझे बहुत सारे कंफ्यूजन थे कि मैं इस काम को कैसे शुरू करूँ। और मैं तब एक छत्तीसगढ़ के बहुत छोटे से गांव में रहती थी, और तब इंटरनेट की सुविधा भी बहुत अच्छे से नहीं थी। तो एक 22 साल की लड़की थी मैं, जिसको इस विषय पे काम करना था, और अब सोचती हूँ कि कितना सीखने को मिला इतने सारे सालों में। और ये जब शुरू किया तो बहुत कंफ्यूजन थे कि मैं एज एन इंडिविजुअल स्टार्ट करूँ या अपना NGO शुरू करूँ या क्या करूँ, या मैं मैन्युफैक्चरर बनूँ, किसी प्रोडक्ट को बनाऊँ। तो इन ऑब्जर्वेशंस को आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इतने सालों में मैंने अलग अलग लोगों को देखा है, तो वो भी कई सारे कंफ्यूजन से गए हैं। तो सबसे पहले जो शुरू होता है कि कौन सा पाथ चूज करे, कि क्या बने, मैन्युफैक्चरर बने, एक्टिविस्ट बने, क्या बने। और जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि कई संस्थाएं इस विषय पर काम करती है, हमको बस एक बहुत छोटा सा टुकड़ा देखने को मिलता है वो क्या कर रहे हैं उसमें से, और फिर हमको लगता है कि बस यही करना है, तो वो हमें बहुत आधी अधूरी जानकारी मिलती है। और उसमें से जो स्किल मिलने हैं जिससे हम ग्राउंड पे काम कर सके, वो हमें हमेशा नहीं प्राप्त होती। इसलिए हमें जो एक्सपर्ट्स है या फिर जो इस विषय में काफी सालों से काम कर रहे हैं, उनसे ट्रेनिंग लेना, वर्कशॉप लेना, ये बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा उपाय हो सकता है इसलिए। और फिर उसके आगे और क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे क्या डिलीवर करूं मैं। अच्छा ठीक है, मैंने ये काम शुरू किया, पर मैं क्या डिलीवर करूं लोगों को, और किस हद तक। मतलब अगर हम मेंस्ट्रुएशन को देखें, माहवारी को देखें, तो ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब प्रजनन संस्था के जो अगर हम देखें तो उसमें से बस ये एक ही चीज है। मतलब वो प्रजनन संस्था का जो स्वास्थ्य है वो बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, बहुत बड़ा एरिया है, और उसमें से ये बहुत छोटा सा मुद्दा है जिसपे हम लेकर बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही है। तो ये भी मुझे समझ में आया इतने सालों से में कि हमें उसको बस एक ये मुद्दे को देखना चाहिए, पूरी प्रजनन संस्था को मिलकर हमें एक देखना चाहिए, और उसमें ये कहाँ फिट होता है और इसका क्या महत्व है, वो हमें उस एंगल से देखना चाहिए। ये मुझे समझ में आया। आगे की कॉन्फ्लिक्ट आती है, आगे का संभ्रम होता है कि इस विषय पे कैसे काम करें। और तो कुछ लोग जो है, जैसे जतन संस्थान है, फिर बहुत सारी संस्थाएं हैं जो विजुअल माध्यमों का, दृश्य माध्यमों का या फिर ऑडियो विजुअल माध्यमों का उपयोग करती है।
कॉमिक्स है, वीडियोस है, प्रेजेंटेशंस का यूज करते हैं कुछ लोग गेम्स का भी उपयोग करते हैं, और ऐसी बहुत बड़ी लिस्ट है। और आगे कंफ्यूजन होता है कि मैं इसमें से क्या यूज करूं, कौन सा इफेक्टिव होगा मेरे लिए। मैं जिस कम्युनिटी के साथ काम करना चाह रही हूँ, मैं जिन लोगों के साथ काम करना चाह रही हूँ, और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी उन माध्यमों का उपयोग किया वो बहुत अच्छे से जवाब दे पाएंगे। और मुझे लगता है इसमें ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है। जो भी शेयर कर रहे हैं कि मैंने ये गेम को यूज किया, तो किस प्रकार मैंने यूज किया और क्या वो उस कम्युनिटी को अच्छा लगा, क्या वो उसमें काम आया, तो मुझे लगता है वो बहुत जरूरी है। तो ये एक हमें बहुत अहम मुद्दे की तरफ ले जाता है, वो मतलब कॉन्टेक्स्ट समझना। मतलब मैं जिस कम्युनिटी के साथ काम करना चाह रही हूँ, चाह रहा हूँ, तो वो कैसी है, वो कहाँ पर है, और क्या उस कम्युनिटी की क्या विशेषताएं हैं। तो उसके कारण जो है उनका क्या होता है, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसी है, ये वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, इन सब के कारण जो है हम जो इंटरवेंशन देने वाले हैं, हम जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं, उसका जो है बहुत फर्क पड़ता है, उस पर बहुत असर पड़ता है। और एक जो कोई प्रोजेक्ट बनाता है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे मैं जो ब्लाउज पहनी हूँ, ऐसा नहीं कि वो मेरी बहन को भी आएगा। तो सेम अप्रोच हमें लेना जरूरी है कि हर एक की अलग अलग जरूरी होती है। अब और कंफ्यूजन आगे मैं लेके जा रही हूँ आपको कि ठीक है, हमने काम भी शुरू किया, शायद हमने ये भी हल सुलझा ली कि हमने कॉन्टेक्स्ट भी देख लिया, किस प्रकार से हमें जाना है, स्ट्रेटेजी भी शायद हमने बना ली। अब है कि क्या प्रोडक्ट बेस्ट है, कौन से प्रोडक्ट को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो और अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन है या मैं एक्टिविस्ट हूँ, तो मैं कैसे इसको सपोर्ट करूँ, कौन से प्रोडक्ट को सपोर्ट करूँ। बहुत ही बड़ा डिबेट वाला टॉपिक है ये। और इसके कारण मैंने देखा है कि इस स्पेस में ना ग्रुप्स बने हैं। कुछ लोग जो है वो रीयूजेबल प्रोडक्ट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि कपड़े के बने पैड या मेंस्ट्रुअल कप। कुछ डिस्पोजेबल पैड को सपोर्ट करते हैं। कुछ है जो बोलते हैं कि नहीं, इन्फॉर्म्ड चॉइस होनी चाहिए, नहीं हम सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देंगे। और कुछ है जो बिल्कुल ही क्लूलेस है, उनको नहीं पता है कि क्या कर रहा है, क्या सपोर्ट करना है। और रीयूजेबल प्रोडक्ट्स में भी आगे की कॉन्फ्लिक्ट है कि जैसे कप को सपोर्ट करे या क्लॉथ पैड को सपोर्ट करे, किसको सपोर्ट करे। सो जतन संस्थान ने मेरे साथ ये एक शेयरिंग किया था कुछ टाइम पहले कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमें एक नर्वसनेस है, हमें कॉन्फिडेंस नहीं कि हम मेंस्ट्रुअल कप को सपोर्ट करें या नहीं, क्योंकि मेडिकल सपोर्ट उस विषय पर कम है अभी भी। तो और मुझे लगता है ये जो उनका स्टैंड है वो काफी सही भी है, क्योंकि उनको और जानकारी चाहिए ताकि वो जब कॉन्फिडेंट हो, उनके पास जब बैकिंग हो, तब वो बता पाएंगे। मुझे पर्सनली लगता है कि एक बास्केट ऑफ चॉइसेस हमें देना चाहिए लोगों को जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। और फिर उनकी रहन सहन, उनके वो कितना स्पेंड कर सकते हैं और कितना कंफर्टेबल या कन्वीनियंट है वो उनके लिए प्रोडक्ट, तो वो उस हिसाब से सब सोच सकते हैं। और उसके साथ साथ एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है कि इको फ्रेंडली होना प्रोडक्ट्स का। मुझे लगता है अब ये ज्यादा ऑप्शन नहीं रहा है कि मेरा प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है या नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में डिस्पोजल के इतने प्रॉब्लम्स है, कहीं भी आपको कचरा कहीं भी दिखता है, क्योंकि हमारे पास ठोस मैकेनिज्म्स नहीं है। और हमारे भी कुछ खुद के बहुत अच्छे प्रैक्टिसेस नहीं है, मतलब आई मीन हमें खुद को नहीं पता है कि इसको आगे कैसे ये करना है, क्योंकि किसी को क्लैरिटी नहीं है इसके ऊपर। तो इसके लिए इको फ्रेंडली रियूजेबल होने की सभी जगह जरूरत है, ना सिर्फ भारत में पर सभी के लिए। और फिर आगे और एक इसमें प्रोडक्ट है जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, जो बोलता है कि ये बायोडिग्रेडेबल है, ये इको फ्रेंडली है, ये कंपोस्टेबल है। आपने देखा होगा काफी ब्रांड्स ऐसे बाजार में आए हुए हैं, पर ये वन टाइम यूज करने वाले ये सैनिटरी पैड्स है। तो बेसिकली अब हम थोड़ा सा समझेंगे कि बायोडिग्रेडेबल माने क्या। तो बायोडिग्रेडेबल मतलब जो भी चीज जैसे फल है या फिर हमारे कॉटन के कपड़े हैं या जो हम खाते हैं, अगर हम उसको मिट्टी में फेंक देते हैं तो उसकी मिट्टी बन जाती है, कुछ भी उसका शेष बचता नहीं है। और वो जो उस प्रोसेस में हमारी एनवायरनमेंट को कुछ भी हानि नहीं पहुंचती इस प्रोसेस में। और कंपोस्टेबल क्या है? तो कंपोस्टेबल मतलब उसकी मिट्टी बने, इसके लिए मतलब खाद बने, बेसिकली कंपोस्ट मतलब खाद। वो बनने के लिए जो है उसको आपको एक एनवायरनमेंट देने की जरूरत पड़ती है, एक प्रकार का बास्केट या फिर डब्बा, उसमें आपको उस प्रोडक्ट को डालना पड़ेगा। और अगर वो उसके बाद ब्रेक डाउन होके मतलब
उसके एकदम 90 दिन में अगर उसके टुकड़े हो जाते हैं जो हमारी आंखों को भी नहीं दिख रहे और उसकी पूरी मिट्टी बन गई है, खाद बन गया उसका, तो फिर वो बेसिकली कंपोस्टेबल है ऐसा कहा जाएगा। तो मैं ग्रीन द रेड करके एक ग्रुप है, उसकी भी मैं कोर मेंबर हूँ। तो उसमें हमने देखा काफी लोगों ने, हमने ग्रीन द रेड के वॉलंटियर्स ने एक्सपेरिमेंट किया कि कौन से पैड्स बायोडिग्रेडेबल है या कंपोस्टेबल है। और हमने पाया कि उसमें से हमने 7 से 8 ब्रांड्स जो क्लेम कर रहे थे उनको हमने कंपोस्ट करके देखा घर पे, और वो भी कंपोस्टिंग के कंडीशंस भी हमने अलग अलग किए थे। तो हमने उसमें से पाया कि बस 2 या 3 ब्रांड है जो पार्शियली कंपोस्ट हुए, मतलब पार्शियली जिनके टुकड़े हुए। ओके, अगर हम इसको देखें कि ये बायोडिग्रेडेबल को थोड़ा और समझे, तो अगर एक घर में 3 मेंस्ट्रुएटर्स है, 3 लोग हैं जिनके पीरियड्स आते हैं, तो अगर वो 12 से 16 पैड्स यूज करते हैं हर महीने, उनको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम देखेंगे कि 78 पैड्स हर महीने तैयार होंगे। इतना कचरा तैयार होगा और उसको किसी जगह कंपोस्ट करना पड़ेगा। और अगर हम 6 महीने का अगर हम हिसाब लगाते तो 450 से भी ज्यादा पैड सिर्फ एक घर से निकलेंगे। और भले ही वो कंपोस्टेबल है, हमें उसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हमें खुद को सवाल पूछने चाहिए कि क्या मैं खुद का वेस्ट खुद सेग्रीगेट करने वाली हूँ? क्या मेरे पास इतना समय है, क्या मेरे पास इतनी जगह है कि मैं इसको कंपोस्ट करूँ? या फिर मेरे घर के पास या मेरे शहर में इंडस्ट्रियल फैसिलिटी जिसमें मैं कंपोस्ट कर सकूँ। तो ये सारे सवाल हमें पूछने की जरूरत है, अगर हम खुद के लिए सोच रहे हैं या फिर किसी कम्युनिटी के लिए सोच रहे हैं। और अहम सवाल इस पे औरतें आके रुकती है, ये मैंने देखा है मेंस्ट्रुएटर्स। मैं उनको पूछती हूँ कि अच्छा ठीक है, आप कंपोस्टेबल यूज करना चाह रहे हैं, बट क्या आप कंफर्टेबल है कि आप उसको अपने जो आपका घर का कूड़ा कचरा है, मतलब जो भी आपका वेट वेस्ट है, उसके साथ आप उसको मिक्स करना चाहेंगे और फिर उसका खाद बना के आप अपने गार्डन में डालोगे या आसपास किसी को दोगे? और इस सवाल पे सब लोग आके अटकते हैं। तो ये हमें पूछना बहुत जरूरी है। और अगर हम घर पे कंपोस्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये जो पैड्स है उनको अगर हम वैसे ही प्लास्टिक में, कागज में लपेट के फेंक देंगे ताकि कोई उठा के ले जाए इसको, तो वो ऐसे ही बाकी पैड्स की तरह जो डिस्पोजेबल पैड्स है हमारे स्टे फ्री और ये ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स है, तो उनकी तरह वो भी उधर ही पड़े रहने वाले लैंडफिल में। तो वो वैसे ही पड़े रहेंगे और कभी कभी जलाए भी जाते हैं। और वो जलाने की जो प्रक्रिया है वो भी अगर हम देखें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टैंडर्ड्स उसके बहुत नीचे है ये जलाने के मशीन भी। तो ये सब हमें देखने की जरूरत है। अगर जो ऊपर मैंने सवाल पूछे उस सबके आपके सवाल हाँ है, उस जवाब हाँ है, तो ही आप जाए आगे कि सच में ये कंपोस्टेबल है और मेरे पास जगह है, स्पेस है, सब है। इसको ना क्या कहते हैं, मैं आपको एक बताना चाहूंगी, ग्रीन वॉशिंग। मतलब आपने देखा होगा बीच में बाजार में एक बैग्स आए थे जो दिखने में क्लॉथ की तरह थी, बट एक्चुअली वो पॉलीप्रोपिलीन था, एक प्रकार का प्लास्टिक था। सो बायोडिग्रेडेबल कहना किसी भी चीज को, ये ग्रीन वॉशिंग हो सकता है। आगे बढ़ते हैं कि एक जो चीज है कि हमारे पैड्स जो है, जो बाजार में आप देख रहे हो सारे, वही सबसे सही ऑप्शन है, वही सबसे साफ ऑप्शन है, ये हमें दिखाया जाता है, बताया जाता है। और इसके कारण बहुत लोग जो है वो एकदम बिना कुछ सोचे समझे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मतलब एकदम थॉटलेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो। मतलब इधर इन लोगों को जरूरत है ऐसा लगा, या फिर इन लोगों को देना चाहिए ऐसा मुझे लगा, तो मैंने दे दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पर मुझे पूछने का मन है आप सभी से, कुछ श्रोताएं हमारे किसी ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े हैं, तो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, क्या हम जिनको देना चाह रहे, क्या हमने उनको पूछा उसको इसकी जरूरत है? और क्या उनकी इच्छा थी कि उनको ये प्रोडक्ट ट्राई करना है? चाहे आप डिस्पोजेबल दे या रियूजेबल दे, पर सामने वाले की क्या राय है, सामने वाला यूज करना चाहता है या नहीं, उसके पहले अगर हम उसको प्रोडक्ट थोप रहे हैं तो मुझे लगता है इस पे सोचने की जरूरत है। और कभी कभार ऐसा ही होता है कि लोग उसको यूज ही नहीं करते क्योंकि उनको अच्छा ही नहीं लगा था वो प्रोडक्ट, और फिर वो वैसे ही पड़ा रहता है। सो वो, और एज अ पर्सनली एज एन एक्टिविस्ट इंडिपेंडेंटली जब से मैं काम कर रही हूँ, मैंने देखा है पिछले कई सालों से मुझे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस
इवन बिग इंडस्ट्रीज, मतलब जो इस विषय में काम करना चाह रही है CSR के थ्रू या अलग अलग माध्यमों से, वो मुझे बुलाती है और बोलती कि राजश्री तुम ना इस विषय पे एक सेशन ले लो हमारे लिए। तो शुरुआत में मैंने काफी लोगों के साथ ऐसे सेशन लिए, पर एक टाइम बाद मुझे ना गुस्सा आने लगा कि ये लोग बस एक सेशन पे रुक जाते हैं और एक बड़ा पिक्चर हम देख नहीं रहे हैं, क्योंकि लोगों को हैंड होल्डिंग लगता है। आप एक सेशन करते हैं उनके साथ, उसके बाद उनको हैंड होल्डिंग की भी जरूरत होती है, उसके बाद हमें हमें उनसे बात करते रहना चाहिए। तो वो मुझे बहुत ही अजीब लगा। अ, फिर जाते हैं हम आगे कि अच्छा, मेंस्ट्रुअल स्पेस इसमें कौन कौन है एक्चुअली। तो मैन्युफैक्चरर्स है, एक्टिविस्ट है, डिजाइनर्स है, लक्ष्मी मैडम जैसे, CSRs है, NGOs है, बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं जिनका सेटअप बहुत बड़ा है और कुछ लोग हैं जिनका सेटअप जो है अभी अभी शुरू हुआ है। जैसे जतन है जिनका दो दशक से भी ज्यादा काम कर रहे हैं वो। सो मुझे ऐसा इसमें से निकल के आया, ये सब मैं जब सोच रही थी आपके पहले से ये जब स्पीच में तैयार कर रही थी, तब मुझे ऐसा दिमाग में आया, और इसके पहले भी कई बार आया है कि क्या हम अपने डिफरेंसेस छोड़ के कि अरे इसकी आइडियोलॉजी अलग है या फिर इसका काम करने का तरीका अलग है, ये सब साइड में रखते हुए क्या हम एक साथ आ सकते हैं, और ना कि सिर्फ फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, बट एक्चुअली एक दूसरे से सीखना चाहे और सपोर्ट करना चाहे एक दूसरे को। तो ये सोच आप दिमाग में रखिए कि क्या आप ऐसा करना चाहेंगे और आपको क्या लगता है, क्योंकि हमको जब सपोर्ट लगता है तब हमें लगता है कि सामने वाले ने सपोर्ट करना चाहिए, बट कैन आई एक्सटेंड दैट सपोर्ट, क्या हमने पूछा कि मैं सपोर्ट करना चाहूंगा। तो हमारे भले ही मुझे लगता है रास्ते अलग हो इस, पर हमारी मंजिल तो एक ही है कि सारे मेंस्ट्रुएटर्स हैं जो उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे और वो स्वस्थ रहे, ये हमारा मेन गोल है। सो हमें एक दूसरे से सीखना भी चाहिए, शेयरिंग भी करना चाहिए और क्रिटिसिज्म लेना भी सीखना चाहिए। सो या कोविड रिलीफ का जब अभी काम चल रहा था तब मैंने देखा काफी लोग हैं जो एक दूसरे के साथ भी जुड़ के काम किया, और कुछ लोग लड़े भी कि अरे तुम तो ये प्रोडक्ट दे रही हो या तुम्हारा ये काम करने का तरीका अलग है। तो बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ और कुछ बहुत ही अमेजिंग कोलैबोरेशंस भी हुए हैं। सो दिस इज पार्ट एंड पार्सल, बट ये हमें जो अमेजिंग है वो चीजें मैं शेयर करना चाहूंगी अभी। So Rajsi, we have 2 minutes left, and yes, I'm just coming to the end. Yeah. सो एंड में बस मैं बताना चाहूंगी कि जतन संस्थान जो है, इसलिए मैं उनकी तारीफ नहीं करी क्योंकि उन्होंने मुझे इनवाइट किया, बट जतन संस्थान ये एक बहुत ही उम्दा एग्जाम्पल रहा है मेरे लिए बहुत सालों से, क्योंकि उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी रखी है कि आप उनको कभी भी मेल लिखते हैं। मुझे जब मैं अननोन पर्सन थी, जब वो मुझे जानते भी नहीं थे, तभी भी मुझे मेल को रिप्लाई मिलते थे। ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन है, इकोफेम एक संस्था है जो हमेशा आपके सवालों के जवाब देती है, और जतन ने जो है कॉपी लेफ्ट स्पेस में काफी काम किया है। इसके कारण कॉपी लेफ्ट मतलब उस पर कॉपीराइट नहीं, उन्होंने जो भी बनाया है कोई भी उसको यूज कर सकता है, पर वो खुद उसको कॉपीराइट नहीं कर सकते, ये अलग होता है। पर वो स्पेस में जब से वो काम मतलब कर रहे हैं, तो उनके जो क्लॉथ पैड्स है वो इतनी अलग अलग जगह पहुंचे। और आप देख रहे हैं, अगर आपने पूरी सीरीज देखी तो उन्होंने कितने कोलैबोरेशंस किए, और उस कोलैबोरेशन से स्पीकर्स हमने सुनने को मिले। और उन जतन ने जो रिसोर्सेज बनाए, जो बुक्स है, मटेरियल्स है, वो काफी मतलब ना सिर्फ अपने देश में, बाहर के देशों में भी अडाप्ट हुए हैं। सो these people have been my inspiration for years। मतलब मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करती हूँ कि ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनके कारण मेरे जैसे लोग हैं जिनको जीरो सपोर्ट था पहले, वो कुछ कर पाए लाइफ में, कुछ तो जमीनी स्तर पर कर पाए। एंड आई रियली होप कि हम सब एक दूसरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, एक दूसरे से सीखते रहे। और मेरा सबसे अनुरोध है कि मैंने जो सारे कंफ्यूजन शेयर किए हैं, जो क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, वो आप सब अपने आप से पूछे और उसके जवाब भी ढूंढे। और अगर आप कहीं भी अटक जाए तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो आपके जवाब देने के लिए तैयार है। सो थैंक यू सो मच, और थैंक यू जतन फॉर इनवाइटिंग मी। धन्यवाद राजसी।
बहुत ही सरलता से आपने माहवारी का जितने भी अंतर्द्वंद हैं, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको आपने बताने की कोशिश करी। आपने अपनी पर्सनल जर्नी के थ्रू, कहते हैं ना, स्टैंड पॉइंट से पूरे माहौल को भाप लेना, आपने बिल्कुल इतनी खूबसूरती से अपनी पर्सनल जर्नी शेयर करते हुए हम सभी डेवलपमेंट प्रोफेशनल जो इस मुद्दे पे काम कर रहे हैं उनकी नसों को छेड़ दिया है। थैंक यू सो मच राजसी। अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताना एक बड़े मंच में, ये बहुत हिम्मत का काम है, और अंतर्द्वंदों को ऐसे खुले ओपन टेबल में ला करके रख देना भी एक बहुत हिम्मत की चीज है। तो हम उसके लिए आपको कंग्रेचुलेट करते हैं, कुडोज टू यू। आप में बहुत हिम्मत है और आपने हमको भी बहुत हिम्मत दी है इस पूरे सेशन के दौरान। थैंक यू सो मच। साथियों, हमारे आज के जो 3 स्पीकर्स थे उन सभी की हमने बातों को सुना, सभी को हमने जाना, और इसी के साथ हमारा अभी पिछले 5 एपिसोड को मिलाकर के हमारे सारे स्पीकर्स को हमने पहले चरण को समाप्त कर लिया है। साथियों, ये जर्नी हमारी जो थी, ये पूरा रास्ता जो था वो इमोशनली हमारे लिए बहुत बहुत हार्ट वार्मिंग था, एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था जिसके लिए शब्द सच में नहीं है, क्योंकि इतनी सारी संस्थाओं के साथ मिलकर के एक मुद्दे को उभार करके लेके आना, और खासकर कि मैनेजरियल लेवल नहीं, पेरोल लेवल नहीं, जमीनी हकीकतों की आवाजें जमीनी स्तर के लोगों से डायरेक्टली सुनना, ये एक ऐसा हमने प्रयास किया था कि हम 43 से अधिक लोगों को, फील्ड लेवल के लोगों को, फील्ड लेवल के डायरेक्ट फ्रंट लाइन सोल्जर्स को, उन सब की बातों को हम समझ सके, सुन सके। ये बहुत मार्मिक क्षण है हमारे लिए कि हम इस पूरे सीरीज के एपिसोड को समेकित कर रहे हैं, और जिस तरह से, जिस जोश से ये पूरा सीरीज हर एपिसोड दर एपिसोड हमने सुधार करने की कोशिश करी है, हम उसी बैंक के साथ आप सभी को एक पूरा समेकन प्रस्तुत करना चाहते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, जिन साथियों ने कोई एपिसोड मिस कर दिया या कोई एपिसोड उनसे आधा छूट गया किसी ना किसी कारण से, अगर आप ये समरी सुनेंगे तो आप पूरी जर्नी को दोबारा जी पाएंगे। तो इसी जर्नी को बहुत अच्छे से समझा करके समेकित करने के लिए हम स्मृति जी को आमंत्रित करना चाहते हैं, जो इस पूरे माहवारी भारत दर्शन को एक धागे में पिरो करके हमारे सामने प्रस्तुत करेगी। तो स्मृति जी, हम आपको इनवाइट करते हैं, आप आए और पूरा समेकन एक पूरी पैकेज के साथ आप हम सभी को बताएं कि शुरुआत से लेकर आज तक, अभी तक क्या क्या हुआ। थैंक यू पायल। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम इस क्षण में आए हैं जहाँ पे हमें मौका मिल रहा है कि हम एक समरी प्रेजेंट कर सकें। बहुत सारी लर्निंग्स हुई हैं इस वेबिनार के दौरान, और उनमें से कुछ चीज़ों को हमने कंसोलिडेट करने की कोशिश की और आपके सामने आज लाएंगे। हमारे लिए पर्सनली ये बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा है, लक्ष्मी के लिए, मेरे लिए, पूरी जतन टीम के लिए। जब हमने इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया था तब हमने नहीं सोचा था कि इतनी ब्यूटीफुल तरीके से चीज़ें निकल के आएंगी, और हमने ये भी नहीं सोचा था कि इतना प्रोत्साहन मिलेगा, इतना मोटिवेशन मिलेगा उन लोगों को, उन संस्थाओं को जो अपना काम यहाँ पे प्रेजेंट करेंगी, और ऐसा मौका सभी को मिल पाएगा। तो उसी के साथ मैं शुरू करना चाहूंगी हमारी समरी को। सोहेल, तो आप देख सकते हैं हमने अभी तक 5 एपिसोड्स किए हैं, ये हमारा 6वां एपिसोड है। सबसे पहले मैं आपके लिए पहला एपिसोड, दूसरा एपिसोड, तीसरा और 5वां एपिसोड, इन 4 एपिसोड्स की समरी प्रेजेंट करूंगी। चौथा एपिसोड हमारा खास एक पर्टिकुलर टॉपिक पे था, डिजाइन पे, तो उसकी समरी हम अंत में देखेंगे। नेक्स्ट। तो हमारे लिए हमने 3 मुख्य भागों में अपनी समरी को डिवाइड किया है। सबसे पहला भाग जिसपे हम चर्चा करेंगे वो ये है कि कौन सी वो प्रैक्टिसेस थी, कौन सी वो प्रक्रियाएं थी, भ्रांतियां थी, मिथ थे, और कौन सी वो चुनौतियां थी जो आमतौर पर हम देखते हैं सभी स्टेट्स में। तो एक चीज जो एकदम खुलकर निकल आई कि चाहे वो कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी ग्रुप हो,
कम्युनिटी के अंदर और कोई भी स्टेट हो, माहवारी पे चुप्पी हर जगह है और कायम है। जैसे कुछ एग्जांपल्स आप इस स्लाइड पे देख सकते हैं कि कई जगह कहा गया कि जो ओबीसी कम्युनिटी है और जनरल कैटेगरी की कम्युनिटी है, वहां पे महिलाओं को काम करने भी नहीं दिया जाता। पर कुछ समुदाय जैसे SC ST ग्रुप्स हैं, उसमें काम तो करने दिया जाता है, पर उनपे काफी रोक टोक है कि वो नहा नहीं सकती, बाल नहीं धो सकती। बस एक नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के प्रांत ऐसे थे जिनमें उन्होंने कहा कि उन पे रेस्ट्रिक्शंस या भ्रांतियां काफी कम हैं, लेकिन फिर भी वहां पे चुनौतियां ये हैं कि लोगों में जागरूकता नहीं है, इस विषय पर चुप्पी है, वो अभी भी पुरुषों से इस बारे में बात नहीं कर सकते। और खास तौर पे अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें, वहां पे मैट्रिलिनियल सोसाइटीज हैं, जहाँ पे महिला जो है अपने परिवार की हेड होती है या महिला के नाम से परिवार चलता है। ऐसे परिवारों में महिलाओं का रोल बड़ा होता है, उनके राइट्स ज्यादा होते हैं। उन परिवारों में भी हमने देखा कि माहवारी को लेके सहजता नहीं है, पुरुषों से बात नहीं होती है और कई भ्रांतियां प्रैक्टिस होती हैं। और कुछ बातें जो हम जानते हैं, खासतौर पे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में हमने इसका ज्यादा चलन देखा कि लड़कियां और माएँ भी आपस में इस मुद्दे पर बात नहीं करती। एक बेटी और माँ इस मुद्दे पर बात नहीं करती है और बेटी को अपनी माहवारी की जानकारी किसी तीसरे जन से, जैसे कि कोई भाभी या चाची या बुआ से घर में प्राप्त होती है। और पुरुषों को हर प्रांत में माहवारी से दूर रखा गया है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं माहवारी के लिए, उनमें किस तरह की भ्रांतियां हमें मिलती हैं। तो ये बहुत क्लियर है कि डिस्पोजेबल पैड्स एक एस्पिरेशन प्रोडक्ट है। अगर आप किसी भी महिला या लड़की से पूछेंगे, कई उनमें से ये कहेंगे कि उनकी इच्छा है कि वो डिस्पोजेबल पैड यूज करें। उसके कई कारण हैं कि हमने उसको हमेशा बहुत ही अच्छी एक पेडिस्ट्रल पे रखा है कि ये बहुत ही अच्छी चीज है और उसकी खामियों पे कभी नजर नहीं डाला है। लेकिन साथ ही आप देखेंगे कि रीयूजेबल प्रोडक्ट्स का भी बहुत एक्सेप्टेंस है, कपड़े का बहुत एक्सेप्टेंस है कम्युनिटी में, जो कि मीतू फाउंडेशन और जतन की रिसर्च में भी कुछ साल पहले निकल के आया था। हम ये भी देखते हैं कि जो भी प्रोडक्ट महिलाएं इस्तेमाल करती हैं उसको घर में छुपा के रखना पड़ता है। अधिकतर जो उसका वितरण होता है, डिस्पोजल होता है, वो खुले में होता है और कुछ जगह पे जैसे कर्नाटका में और नॉर्थ ईस्ट में इसको जलाया भी जाता है। और फ्री फ्लो कई कम्युनिटीज में है, लेकिन इसका एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आमतौर पे जब संस्थाएं काम करती है माहवारी पे, उन्हें पता नहीं है या वो सहज नहीं महसूस करती कि फ्री फ्लो को कैसे एड्रेस करें। उसको अच्छा है बोले, उसको खराब है बोले, उसको प्रमोट है करें या नहीं करें। तो उसके फ्री फ्लो के साथ कैसे डील करना है, ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हमेशा एक ट्रिकी एरिया है, मुश्किल एरिया है इस पे काम करना। नेक्स्ट। तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो निकल के आई थी वो हमने यहाँ पे एकत्रित की हैं। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कहा गया कि खेतों में जाने नहीं देते, सब्जियां तोड़ने नहीं देते हैं माहवारी के दौरान। कई स्टेट्स में ये निकल आया कि अगर पुरुष हमारा कपड़ा देखेंगे या अगर एक माहवारी होती हुई महिला को छू देंगे तो वो बीमार हो जाएंगे या अंधे हो जाएंगे। कई जगह असम में ये कहा गया कि अगर लड़की को पीरियड पेन होता है तो उसको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो पीरियड पेन का सीधा कनेक्शन प्रेगनेंसी में दिक्कतों से जोड़ा गया है। उड़ीसा में हमने देखा कि जो माहवारी के हट्स हैं, मेंस्ट्रुअल हट्स जिनको हम कहते हैं, या अलग से जो एक झोपड़ा बनाया जाता है घर के बाहर, घर से काफी दूर लड़कियों के लिए माहवारी के दौरान रहने के लिए। तो ये चीजें कई लोग मानते हैं कि अब नहीं है, लेकिन उड़ीसा में हमने देखा कि ये आज भी एक्टिव हैं ऐसे मेंस्ट्रुअल हट्स। उसके बाद हमने देखा कि असम, कर्नाटका में त्योहार मनाए जाते हैं माहवारी को सेलिब्रेट करने के लिए। आम बातें हम जानते हैं कि मंदिर में नहीं जाना, घर में नहीं आना, कई जगह मिठाई नहीं खाना, नॉनवेज नहीं खाना। और एक इंटरेस्टिंग चीज जो निकल आई कि माहवारी जो है बहुत ही गंदा है, इम्प्योर है और इसके लिए आपको मतलब पेनेंस करना होगा, आपको माफी मांगनी होगी। तो राजस्थान में खास तौर पे एक पर्टिकुलर दिन पे सारी महिलाएं जो माहवारी से गुजरती हैं उनको उपवास रखना होता है और माफी मांगनी होती है कि अगर उन्होंने किसी को गलती से छू दिया हो अपनी माहवारी के दौरान तो उसके लिए माफी मांग
तो ये कुछ इंटरेस्टिंग चीजें थी, प्रैक्टिसेस, मिथ्स और टैबूज की इंडिया के अक्रॉस। आगे बढ़ते हैं, जो हमारी दूसरी बकेट है प्रोडक्ट्स की। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनकी बारे में हमने बात की थी, रीयूजेबल प्रोडक्ट्स जो प्रेजेंट किए गए। उसमें उगेर है राजस्थान से, प्यो पैड्स हैं अरुणाचल प्रदेश से, इकोफेम है तमिलनाडु से, इको हब के पैड्स हैं, और रैमरू सिक्किम से हैं। नेक्स्ट जी। तो अब आते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस पे या इनोवेशंस पे, कि बहुत सारी संस्थाओं ने अपना काम शेयर किया, लेकिन उनमें से सबसे अच्छी प्रैक्टिसेस क्या हैं जो हम अपने काम में ले सकते हैं, जिसको हम आगे बढ़ाने की बातें सोच सकते हैं। तो अगर हम कोर प्रिंसिपल्स, मतलब जो मेन मुद्दा है और उसको कैसे फील्ड पे डिलीवर किया जा रहा है, डिलीवरी के मॉडल्स क्या क्या हैं, किस प्रक्रिया से डिलीवरी हो रही है, उनको हम देखें, तो एक चीज बहुत क्लियर है कि अधिकतर संस्थाएं एक इंक्लूसिव मॉडल अडेप्ट कर रही हैं, जिसमें वो प्रोडक्ट भी बना रही हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, थोड़ी बहुत रिसर्च भी कर रही हैं और अवेयरनेस का भी काम कर रही हैं। लेकिन हर संस्था में ये एक डिफरेंट प्रायोरिटी पे है। कई संस्थाएं जो प्रोडक्ट बेचने का काम कर रही हैं, वो मार्केटिंग के नजरिए से अवेयरनेस कर देती है ताकि उनका प्रोडक्ट बिके। और कई संस्थाएं ऐसी हैं जिनका कोर अवेयरनेस है, और अवेयरनेस को करते करते उनको समझ में आता है कि शायद प्रोडक्ट देना जरूरी है, और साथ में उनका रिसर्च इंटरेस्ट बिल्ड होता है। तो ये एक इंक्लूसिव मॉडल है, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए वो हमें तय करना जरूरी है। उसके बाद जो है, हम देखते हैं कि अगर माहवारी के मुद्दे पे सिर्फ लाइवलीहुड पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस किया जाए तो वो एक गड़बड़ सिस्टम है। जैसे आमतौर पे हम पाते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट या फंडर का इंटरेस्ट या इवन कई बार सरकारी प्रोग्राम्स का इंटरेस्ट प्रोडक्शन यूनिट शुरू करने में होता है ताकि महिलाओं को रोजगार मिल सके, लेकिन और फिर उसको सस्टेनेबल करने में। लेकिन हम सब ने देखा है कि आमतौर पे प्रोडक्शन यूनिट्स अकेले सस्टेनेबल नहीं हो पाती। कई डिस्पोजेबल पैड्स यूनिट जो फंड की गई हैं वो फेल हो जाती हैं, कई इंसिनरेटर प्रोजेक्ट्स फेल हो जाते हैं। तो इसका मेन कारण यही है कि हम हेल्थ पे फोकस नहीं करके लाइवलीहुड पे फोकस कर रहे हैं। तो ये एक फ्रेमवर्क हमें अपने दिमाग से निकालना होगा। लाइवलीहुड हो सकता है माहवारी से, लेकिन माहवारी के ऊपर मुद्दा तोड़ना, उसका मेन फोकस हमारा हेल्थ होना चाहिए। तीसरी चीज जो निकल के आई कि इन्फॉर्म चॉइस, जैसे राजसी ने भी अपनी स्पीच में कहा कि कई ग्रुप्स हैं, सब अलग अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि एक बास्केट देनी चाहिए। हमें भी लगता है एक बास्केट देनी चाहिए, और ये एक चीज है जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस को एक साथ आना होगा, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ नहीं आती इस पे, तो हम कम्युनिटी के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। हमने देखा है कई बार ऐसा होता है कि एक कम्युनिटी में डिस्पोजेबल पैड का यूनिट खुला, तो वो अपने पैड को प्रमोट करने के चक्कर में उससे जुड़ी हुई पॉजिटिव बातें ही बताते हैं। और अगर उसी कम्युनिटी में वापस फंड आया और एक क्लॉथ पैड यूनिट शुरू हुआ, तो हम वापस कम्युनिटी को कंफ्यूज करते हैं और क्लॉथ पैड बेचने की कोशिश करते हैं। तो एक समानता आनी चाहिए हमारे मैसेजिंग में, हमारे कम्युनिकेशन में, ताकि हम कम्युनिटीज को फॉर ग्रांटेड नहीं लें, उनको कंफ्यूज नहीं करें, और सही बात जो है हर प्रोडक्ट के फायदे नुकसान उन तक पहुंचाएं। कुछ बातें और जो निकल के आई कि जैसे टीचर्स, पेरेंट्स, जो लोकल लीडर्स हैं, अगर आप उनको शुरू से इन्वॉल्व नहीं करते हो तो काफी हद तक चांसेस हैं कि आपका प्रोग्राम कारगर नहीं होगा और फेल हो जाएगा। एक चीज और जो निकल के आई, जो छोटी संस्थाएं हैं और इवन बड़ी संस्थाएं हैं, वो बहुत हद तक वॉलंटियरिंग के मेथड पे डिपेंडेंट हैं अपना प्रोग्राम चलाने के लिए। वॉलंटियरिंग एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीका निकल के आया है, जहाँ पे एडोलेसेंट्स जुड़ते हैं, थोड़े समय तक काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और उनकी जगह एक दूसरा वॉलंटियर लेता है। तो कई संस्थाओं ने इस तरीके से अपना काम बढ़ाया है। कई संस्थाओं ने स्पेसेस क्रिएट किए हैं महिलाओं के लिए, ताकि वो आके अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकें। और हमेशा हम देखते हैं कि माहवारी वो पहला मुद्दा नहीं हो सकता जो आप अपनी कम्युनिटी में जाके बात करें। आपको बिल्टअप करना होता है कम्युनिटी का ट्रस्ट अलग अलग टॉपिक से, और फिर आप माहवारी या प्रजनन स्वास्थ्य तक पहुंच सकते हैं। इसी तरीके से हम जब प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग को देखें, कई तरीके हैं, लेकिन एक प्रोडक्शन यूनिट तभी सक्सेसफुल हमें दिखता है जब वो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोचता है। जैसे कोविड में हमने देखा कई लोगों ने कई प्रोडक्ट्स बनाए,
उसी तरीके से हमने देखा कि मेंस्ट्रुअल कप्स, हालांकि बहुत सारी संस्थाएं मेंस्ट्रुअल कप्स को यूज करने में बहुत हेजिटेट करती हैं, अपनी कम्युनिटीज में इंट्रोड्यूस करने में बहुत हेजिटेट करती हैं। हमने देखा कि गुजरात, असम और वेस्ट बंगाल में ऐसी संस्थाएं थी जिन्होंने मेंस्ट्रुअल कप्स को इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स पाया अपनी कम्युनिटीज से। और अल्टीमेटली हमने देखा कि एक प्रोडक्शन यूनिट का सक्सेस उसी पे डिपेंड करता है कि कौन सा एसएचजी उसे चला रहा है या कौन सा ग्रुप उसे चला रहा है। तो जहां एक ग्रुप में बहुत शक्ति है, बहुत पैशन है, वही प्रोडक्शन यूनिट्स आगे जाके सक्सेसफुल हो पाते हैं। एजेंट्स ऑफ चेंज, कौन से वो लोग हैं जो आपकी मदद करते हैं? जब तक सरकार का सपोर्ट आपके पास नहीं है, बहुत मुश्किल है आपके प्रोग्राम को सक्सेसफुल होना। और दूसरा, हेल्पलाइंस, वेबिनार्स, ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सब एक बहुत प्रॉमिसिंग वे फॉरवर्ड हैं, ये बहुत सफल हो सकते हैं तरीके, इन पे फोकस करना चाहिए। हमने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके देखे कि कैसे सेवा रूरल ने काइट्स के थ्रू, और लक्ष्मी ने कुछ आइडियाज दिए कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमारे मैच बॉक्सेस या लाइटर्स काम आते हैं, उनके ऊपर भी मैसेजिंग करी जा सकती है माहवारी स्वास्थ्य को लेके। चौथे एपिसोड, तो ये हमारी समरी थी पहले, दूसरे, तीसरे और पांचवे एपिसोड की। अब चौथे एपिसोड पे आते हैं जिसमें हमारा फोकस था कम्युनिकेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रजनन स्वास्थ्य में डेवलपमेंट कम्युनिकेशन या फिर विकास के लिए जो संवाद के टूल्स बनाए गए हैं, जो यंत्र बनाए गए हैं, वो कैसे हों। तो उसी पे आगे बढ़ते हैं। जो पहली स्लाइड, जिन्होंने ये मिस किया हो एपिसोड, उनके लिए हमने कुछ फोटोग्राफ्स लगाए हैं, जो उनका जो पूरा कैंपेन चलाया गया था इंडिया में, उसके कुछ दृश्य हैं। तो सबसे पहले 1968 में जो रेड ट्रायंगल आप देख रहे हैं वो बनाया गया था, जो कि फैमिली प्लानिंग के कैंपेन को दर्शाता था। और फिर यही रेड ट्रायंगल आपने देखा कि कैसे स्टैंप्स के ऊपर आया और इसी के थ्रू प्रमोशन हुआ। लेकिन अंत में 2020 तक आते हुए हम देखते हैं कि उस ट्रायंगल में एक कपल है और एक बच्चा है, और हमने इसके अंदर जेंडर जो होता है कि कैसे एक जोड़ी जिम्मेदार है बच्चा पैदा करने के लिए और फैमिली प्लानिंग के लिए, और ना कि सिर्फ एक महिला या ना कि सिर्फ एक पुरुष, हम इस एंगल को ले आए। तो इसमें हमारी समझने की बात ये थी कि कई चीजें जो हम बनाते हैं किसी समय में, धीरे धीरे वो अपना इम्पोर्टेंस खो देती हैं या अब उस काम में नहीं ली जा सकती। तो जो भी मटेरियल हम बनाते हैं उसको अपग्रेड करना जरूरी है, उसको कंटिन्यूसली अपग्रेड करना जरूरी है, क्योंकि हर कंटेंट की एक शेल्फ लाइफ होती है, वो एक समय के बाद उपयोग में नहीं लिया जाता। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भाषा और जो चित्र प्रयोग में लाए जाते हैं किसी भी कम्युनिकेशन टूल में या यंत्र में, वो कितने इम्पोर्टेंट हैं। जो चित्र, क्योंकि चित्रों की भी अपनी एक भाषा होती है और चित्र भी आपको एक पूरी कहानी बयां करते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं एबॉर्शन से रिलेटेड, एबॉर्शन लॉज जो हैं उससे रिलेटेड ये चित्र हैं। तो ये चित्र आपको आज भी इस्तेमाल होते हैं, ये 2005 में बनाए गए थे। ये बताते हैं कि एबॉर्शन कैसे किया जा सकता है, किस वक्त सेफ है उसको करना, क्या तरीके हैं। तो बहुत जरूरी है कि जो कम्युनिटी जिसके साथ हम काम करें वो चित्रों की भाषा को अपनी भाषा से जोड़ पाएं, वो अपनी भाषा को उन चित्रों से जोड़ पाएं। इसको हम विजुअल लिटरेसी कहते हैं इंग्लिश में। आगे बढ़े। ये एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था जो स्टूडेंट्स ने किया था। आमतौर पे जब एक फैसिलिटेटर जैसे बच्चों के साथ काम करते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जैसे लिंग और योनि के चित्र दिखाना। तो उस वक्त वो ऐसे टेक्निक्स यूज करते हैं कि जैसे एक हाथी का चेहरा बना दिया और उसके पीछे जो है एक लिंग का चित्र होगा। तो ऐसे में आपको बच्चों के साथ बातचीत करने में या किसी मुश्किल टॉपिक को जिससे आपको भी शर्म नहीं आए, उन्हें भी शर्म नहीं आए, उसको आप आराम से कम्युनिकेट कर सकते हो। नेक्स्ट। यहाँ पे आप अलग अलग तरीके की कावड़ देख रहे हैं। कावड़ की शैली असल में बहुत ही पुरानी है हमारे देश। ये कहानी सुनाने का एक माध्यम हुआ करता था और कई डिजाइनर स्वास्थ्य के कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किया। लेकिन आगे इट वाज वेरी बहुत इंटरेस्टिंग है कि बिहार से लेके राजस्थान से लेके कई क्षेत्रों में
ये कावड़ की शैली इस्तेमाल की जाती है और आप देख सकते हैं कि कितनी अलग अलग प्रकार की ये कावड़ की किताबें हैं। आगे उसी के साथ अंत में हमने देखा था कि छोटे छोटे यंत्र भी आजकल आ रहे हैं। एक तो कम्युनिकेशन टूल्स हो गए, लेकिन जैसे ये जेस जज एक स्टूडेंट थी ग्लासगो स्कूल ऑफ आर्ट से, और इन्होंने जो है इंडिया में आके क्लॉथ पैड का इस्तेमाल आसान बनाने के लिए ये एक छोटा सा यंत्र बनाया जो कोई भी अपने घर में बना सकता है। इसमें एक छोटी प्लास्टिक बोतल है और इससे जो है आराम से पैड धुल सकता है। तो इस प्रकार के छोटे इनोवेशंस को भी हमें सपोर्ट करना बहुत जरूरी है माहवारी पे चुप्पी तोड़ने के लिए। तो इसी के साथ अगर हम एक समरी बनाए कि क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कम्युनिकेशन के माध्यम से, तो हम देखेंगे कि आर्टिस्ट और डिजाइनर्स पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो स्टीरियोटाइप्स को तोड़ें, भाषा और चित्रों का सही प्रयोग करें। एक टूल का काम सिर्फ अच्छा लगना नहीं है, बट उससे बहुत ज्यादा गहरा है। एक टूल का काम है कि वो इफेक्टिवली बता पाए जिसका जो वो कहना चाहता है उसे इफेक्टिवली कम्युनिटी तक पहुंचा पाए उनकी भाषा में, जिसे वो समझ सकें। और फाइनली फील्ड टेस्टिंग जिसे हम कहते हैं या फीडबैक जिसे कहते हैं, वो प्रक्रिया बहुत ही जरूरी है जब आप कोई भी चीज बनाएं। अगला स्लाइड हमारा है इम्पैक्ट के ऊपर कि ओवरऑल इस वेबिनार का क्या में से क्या इम्पैक्ट निकला, बेनिफिशियरीज को क्या इम्पैक्ट मिला, ये जो इतनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो इतना काम हुआ है उससे। तो उसमें हम देखते हैं कि कई लोगों ने चुप्पियां तोड़ी हैं, कई लोगों ने भ्रांतियां तोड़ी, कई लोगों ने बहुत हिम्मत दिखाई और कई लोगों को वायलेंस का सामना फेस करना पड़ा, या तो अपने घर पे या अपने समाज में, क्योंकि उन्होंने ये पहल करी और चुप्पी तोड़ी। तो हमारा काम रियली यही है कि ऐसे लोगों के लिए उनका रास्ता आसान बनाए, उनके ताकि वो चुप्पियां तोड़ते रहें और भ्रांतियां तोड़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। हम उन्हें सपोर्ट करें, उनके कम्युनिटीज में काम करें। तो ये मिलकर एक कोलैबोरेटिव एफर्ट की तरह ही आगे जा सकता है। वरना सब अपने छोटे छोटे इलाकों में इसे करते हैं, लेकिन एक पूरे बड़े स्तर पे हम कभी इसको बढ़ते हुए नहीं देख पाएंगे जब तक कि हम कोलैबोरेट नहीं करें। तो मैंने बहुत समय लिया है, इसी के साथ मैं समाप्त करूंगी अपना सत्र। इट वाज अ ग्रेट लर्निंग फॉर अस। सो मच पायल, ओवर टू यू। धन्यवाद स्मृति जी। हम जैसे जैसे आप एक एक बात एक्सप्लेन करते जा रहे थे, वैसे वैसे हमारी आंखों के सामने उन सभी स्पीकर्स के चेहरे, उन सभी स्पीकर्स के हाव भाव और उस हाव भाव के साथ जुड़ा हुआ उनका पैशन जो बोल रहा था उनके चेहरों से, वो सभी याद आ रहा था। हमारे जितने भी श्रोता हैं वो सब इस बात को महसूस कर पा रहे होंगे कि जिन जिन एपिसोड्स को उन्होंने सुना था उन सभी स्पीकर्स की याद उनको जरूर आई होगी। और साथ ही साथ क्योंकि ये पूरा समय का इतना बेहतरीन रूप से हुआ था, आपने एक कंपार्टमेंटलाइज करके सारी ही लर्निंग को, सारे ही बातों को इस तरह से परोस करके रखा कि सारे एपिसोड हमारी आंखों के सामने मात्र 10-15 मिनट के अंदर आ गए। थैंक यू सो मच आपका। साथियों, अब मैं लक्ष्मी जी को इनवाइट करना चाहती हूँ जो ड्यू क्रेडिट्स के साथ हमारे साथियों को एक के चेहरे एक बारी हम सभी को दिखाएं और बताएं कि कौन कौन साथी थे वो हमारे जिनके साथ ये पूरा वेबिनार सीरीज संभव हो सका। तो लक्ष्मी जी। Slides. We'll Astoil, can you put the last set of slides that we have for this morning? But I just want to thank so many people who have helped to make this episode, all the 6 episodes come to life.
And once again, we will share with you that we had so many states involved. And of course, one can't cover everything and one can't cover, details of each and every state. But however, what we have seen is that, we have managed to travel from Northeast to Gujarat to Kerala and Orissa and all the states that we have in between. So I will begin by showing you some of our speakers who have been part of this process. From Arunachal Pradesh, we have 4 speakers. Then we can move on. We will keep showing you some photographs, because if I start reading the names, we will take up a lot of time. So from Arunachal, we had 2 speakers. Which is the computer we're using to slide share? This one? I use this one? Okay, next. Do next. And from Dusra Dashak, we had Shobha, Rajini. Next, we had so many speakers from our own Jatan Sansthan, from a Dungarpur unit and from the Again unit. We really thank all of them. From Delhi, from the Aga Khan Trust for Culture, we had 2 speakers. Keep doing next, Sohail, please, so that we don't waste time. From Karnataka, we had 5 speakers from Sukhi Bhava. One set of speakers were from Bangalore and the other set were from Bhopal. Then we had speakers from Assam, 2 speakers from Nagaland. Next, Sohail. We had again some speakers from Jatan Sanstha, from the Gogunda unit, and we had an independent entrepreneur from Rail Magra, Bharti, who makes pads and now sells it in her area. From the Coastal Salinity Prevention Cell, we had 4 speakers who shared their experiences with us. And next, Sohail, we had people from Darjeeling, from Calcutta, and we had 2 speakers from Seva Rural in Gujarat. Moving on, from Orissa, we had from Malkangiri, we had 3 speakers from an organization called Bodo Didi. We'll be putting up all these, this whole gallery on the website for you all, and you can see them independently. Suman, for example, is from the Sahada unit of Jatan Sanstha. Then in episode 4, we had a lot of designers who would come in to speak, and we have, aside from the designers, we had Monica, a trainer from many years, and we had Javed speaking on the episode 4 as a young adolescent participant in all the design workshops. Then we had from EcoFem, we had 2 speakers from EcoFem. Then we had people from Bombay, from the Mahila Mandals and from the Mahasangh. Had from Ekjut. Then we had people from Sikkim. Then we had independent activists from Kerala, Kavya. Then, of course, from our own Sirohi, we had Mamta Jamna. And Sohail, are we coming to the end, or we still have some more? Okay, from Meghalaya today, we had Hilda, we had Silverine. Next. Then we heard Jasi, then Pavitra. We could not play our video, unfortunately. And at the end, we have Rajsi, who you heard just now. So that's the number of speakers we've had. That's the number of people who were involved in this whole journey. And Sohail, is there a photograph of the crew who helped us to put this together? If that's the case, just put this on. Otherwise, I want to thank so many people. I don't know where to start, but a special thank you to Kailash Bijwasi, the CEO of Jatan, who supported this webinar series. And lots of people have, I just really don't know where to start. So, Payal, have we covered more or less everything that we needed to say today? So I'm looking at Payal, and she's giving me a thumbs up, and I think that's, we've covered what we wanted to say. And of course, we need to keep some time for some questions. So do people have any questions? A lot of people have left, I can see. But do people have some questions? Quick questions, because I requested all the speakers to stay back. So some questions could be answered. Yeah. Anyone with any question has some questions, come in the chat box. I don't see anything. Yeah. So, yeah. So I think we probably have covered a lot of ground, and we will sort of end
Okay, yes, finally we've been able to pull out the slide of the number of people who helped us. All of us are from the Jatin team. Rajsi is the only one. We now think of her as Jatin, although she lives in Bombay and works from Bombay. We have considered her a Jatin team, and in the process, I may have even scolded her once in a way in the past 5 episodes. So I hope that she will, forgive all the, so that really makes her a Pakka team member, and I hope that we will stay connected with you, Rajsi, even after this. We will come back with lots more after Deepavali. We're going to take a long Deepavali break, and we'll come back after Deepavali, and we will close here by thanking HasGeek. HasGeek is a platform that has supported all these webinars, and we look upon HasGeek to continue to support us. And we are, warning you in advance, HasGeek, that we will be back. We'll be back with request to support more, more of these episodes. So I've spoken very quickly because I know everyone wants to leave for lunch, but Payal must have the last word. So I'm just going to, quickly move so Payal can just jump back into her own seat and say a nice goodbye to all of you. Thank you so much, Lakshmi ma'am. It was a really emotional journey for us, and सच में ये अकेले हमारे लिए possible नहीं होता अगर हमारी पूरी टीम जो है हमारे साथ पुल इन नहीं करती. इतने सारे स्पीकर्स के बिना ये पॉसिबल नहीं होता. HasGeek डेफिनेटली आपने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसकी वजह से हम बहुत अच्छे नंबर के व्यक्तियों के साथ हम जुड़ पाए, एक अच्छा नंबर हम अचीव कर पाए हैं. साथियों, हम हमारे सारे वेबिनार्स की वीडियोस पी रहे हैं तो भी की रिपोर्ट्स की फोटोग्राफ्स और आज हमारे जितने भी स्पीकर्स हैं उन सबकी फोटोग्राफ्स भी हमें जतन संस्थान में मिल जाएगी. आप जरूर जाइएगा, उसको देखिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा. हम अपने सारे स्पीकर्स को दरख्वास्त करते हैं कि उनकी सारी आवाजें वो जितने लोगों तक पहुंचा सकें. खासकर कि हमारा जो एपिसोड हुआ था डिजाइनर्स के साथ, वो एक ऐसा एपिसोड था जो फील्ड के व्यक्तियों, जो डेवलपमेंट प्रोफेशनल और साथ ही साथ डिजाइन से जुड़े हुए साथी जो फील्ड से शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बेहतर एक रिसोर्स मटेरियल की तरह तैयार हुआ है. तो हम दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आप ऐसे सारे साथियों तक इन सभी बातों को पहुंचाएं और इसको जितना ज्यादा शेयर करें उतना ज्यादा बेहतर है. साथियों, सभी को धन्यवाद देते हुए और ये वादा करते हुए कि हम दिवाली के बाद और सारी संस्थाओं के साथ आएंगे और सारी संस्थाओं से जुड़े हुए धरातल के स्तर के व्यक्तियों की आवाजों को आप तक पहुंचाएंगे. ये हमारा प्रण है. साथियों, इस पूरा जो सीजन था इसमें कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो फील्ड पे बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं महामारी पर, परंतु उन्होंने उनको समय के चलते और डिजाइन के चलते स्थान नहीं मिला. हमने इस पूरी सीजन में शुरुआत करी है उन सभी संस्थाओं के साथ जिनके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जतन संस्थान जुड़ी हुई थी. लेकिन अगले एपिसोड में हम जरूर इस चीज का ध्यान रखेंगे कि बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो जिनके साथ हम रीच आउट नहीं कर पाए हैं. तो हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वो जरूर हमारे साथ जुड़े. हम उनको इनवाइट करेंगे, वो अपने आप को सेल्फ इनवाइट भी कर सकते हैं. तो हम आपसे सुनना चाहते हैं. वी वांट टू हियर फ्रॉम यू. वी वांट टू हियर फ्रॉम ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल द एनर्जीज, ऑल द पीपल हु आर वर्किंग ऑन दिस इशू, सो दैट एवरीबody comes into this platform and create an impactful impact for the coming webinar episodes post Diwali. Thank you so much everyone. Have a great day. Have a nice time. Happy Diwali. चलो बाय बाय जतन टीम. हैप्पी दिवाली टू यू टू. हाँ, मैं करूँगी. Manjari, thank you. I hope you will come to the push. Thank you, madam. And, Happy Diwali to all. Is someone from Mittu Foundation there? Thank you. No? Mittu has logged off? Okay. Great. थैंक यू मितू फाउंडेशन. थैंक यू मेघालय टीम. आप सबको वापस देख के बहुत अच्छा लगा. राजसी, बहुत बहुत धन्यवाद. You have been a big huge part of us.
part of the team, and your energies are just superb, and you look Thank you. fabulous. मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली किसी टीम से जुड़ के काम करने में। मैंने एकदम वेबिनार में सबसे पहला मैसेज मेरा था कि मैंने 2016 से कोई भी टीम के साथ ऐसे एज सच काम नहीं किया है। लाइक किए हैं काम, बट दे वर ऑल टेम्पररी बिकॉज आई हैव बीन फ्रीलांसर। सो दिस इज लाइक द फर्स्ट टाइम बहुत टाइम तक किसी के साथ जुड़ी हुई हूँ। Great. And especially thank you Hasbeek team, Yes, I know. Ambika and I don't know Puri if team. anyone from Hasbeek is listening, but yeah. Yes, Hasbeek is there, but they're on mute. But thank you so much, really. Great. So, so Rajsi, normally we make. Are you there still? Yes, I'm there. Normally we make that customary phone call to you to say thank you. So now I'm saying thank you face to face, and definitely Yes. send you a formal mail. Okay, so since Why I can't see your video, Lakshmi? some when of you us speak? speaking, I wanted an opinion from the crew. Opinion from the crew. Should we send thank you letters to all the speakers? Yeah. So, what do you think? Should we make the effort and send thank you letters to the speakers? What do you all think? 2 मिनट राशि जी बोले, उससे पहले माधुरी जी, मनीषा, महात्मा, नंदकिशोर जी, रेशमा परवीन, चाइल्डलाइन टीम, अब आप लीव कर सकते हैं। शुक्रिया। Yeah. Okay. Oh, that's YouTube? Yeah, but I'm just saying it shouldn't be live, whatever we're talking Oh, about. right. Okay. No. It's not live. Sure, we are off the live. It's not live now. The live has ended on YouTube. Okay, great. No, so I'm just thinking, should we be doing this? Should we be sending thank you letters? Rajsi, what do you think? It's a great idea actually. सबको बहुत अच्छा लगेगा। सारे स्पीकर्स को इतना अप्रिसिएशन कभी किसी ने नहीं दिया होगा। Seriously, मतलब मुंबई की जो स्पीकर्स है ना, they gave me a separate call thanking me 100 times. Oh, And okay, so let's think about it, and then we need to then discuss amongst each other what to say in the right. And that's just an idea. If you're making this, we can make it bilingual also, Yeah, like the whatever letter you are composing for them. Yeah, of course. We'll do But I'm that. just thinking we should then put up the gallery Yeah. first, and then share that link with the gallery. Yeah, put up the gallery is right. Yeah, okay, great. So now, Rajsi, there is cream roll, and there is chips, and there is something else in that. We'll at least show you what it is. Sure, no? Sure the packet, no? Sure the packet. There's nothing left. We finished everything, all in the excitement. Madam, poly bag. She got that. Poly bag.